अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है? ये मेरा आइफ भी मुझे तंग कर रहा है भाई, ये आइफ भी मुझे तंग कर रहा है। अभी ईद के बाद बहुत सारे लोगों को उनका पेट तंग कर रहा है, उनका हाजमा तंग कर रहा है। क्यों भाई? गोश्त ख़त्म नहीं हुआ, बारबेक्यू पार्टीज़ आपकी ख़त्म नहीं हुई। यही होता है ईद के बाद, कितने सारे लाइनें लग जाती हैं हॉस्पिटल के बाहर और बेड्स ख़त्म हो जाते हैं। डायरिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां लाक हो जाती है। क्योंकि जब गोश्त, ज़ाहिर है बकरा ईद है तो गोश्त जो आपके हिस्से का आपके फ्रीज़र में स्टॉक होता है, तो आप थोड़ा नॉन स्टॉप, हर कोई नॉन स्टॉप गोश्त खा रहा होता है। दावतें होती हैं तो दावतों में तो ज़ाहिर है सब ने इतनी मेहनत की होती है तो खाना तो पड़ता ही है। अब उस खाने के बाद क्या होता है? वज़न इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब बाकायदा केजीज़ बढ़ जाते हैं। और उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स हैं सारी, अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जो ज़्यादा गोश्त खाने से क्या क्या हो सकता है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो सकता है, हाजमे के मसाइल हो सकते हैं, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो सकती है, पेट फूलता है, फाइबर कम मिलता है क्योंकि आप सब्जियां नहीं खा रहे होते, आप सुस्त हो जाते हैं ज़्यादा हैवी खाने से, दिल नहीं चाहता काम करने का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। अब ऑफिस जाने का टाइम आ गया है, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं तो लोग सुस्त पड़े हुए हैं। शुक्र है कि मैंने बहुत दबा के गोश्त नहीं खाया, बल्कि मैंने तो ज़्यादा सब्जियां ही खाई, सैलड्स ही खाई हैं, क्योंकि मैं ईद पर इधर थी नहीं। लेकिन मेरे अंदर वो तो फुर्ती है, मगर मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ कि उसको लग रहा है कि उसको अपने आप को उठाने में मुश्किल हो रही है क्योंकि उसने दबा के गोश्त खाया है। तो ये एक फ़र्क मुझे साफ अपने घर में ही नज़र आ रहा है। तो इसीलिए आज हमने कहा कुछ ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिससे आपको थोड़ी वेट लॉस में भी मदद मिलेगी, थोड़ा समझ भी आएगा कि अपनी बॉडी को हैंडल कैसे करना है। तो आज कुछ वेट लॉस के ऊपर शो है, हेल्दी वेट लॉस के ऊपर भी, और बहुत सारी और टेक्निक्स भी हैं वेट लॉस की। तो हमने कहा ये दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम कोशिश करते हैं सुबह सुबह आपके सामने वही लेकर आएँ, क्योंकि ज़रूरत जिस चीज़ की है अगर उसी के ऊपर अमल किया जाए और उस टाइम पर, एक्चुअल सारा गेम टाइम का होता है, सही टाइम पर सही चीज़ देखे, सही टाइम पर सही काम करे। तो आज आपने यही सही काम करना है कि हमारा शो देखना है और उसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करके जो बढ़ता हुआ आपका वज़न है, जो इस बकरा ईद की नज़र हुआ है, उससे थोड़ा सा काबू पाना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने कहा आपको कि वक्त की मुनासिबत से बकरा ईद ख़त्म होने के बाद जो लोग अपने वेट बढ़ा के बैठे हैं, इस वक्त वो हाल ढूंढ रहे हैं कि अब क्या करें। अब पानी सर से इतना भी ऊपर नहीं गया, बहुत कम टाइम हुआ है ईद के वीक को गुजरे हुए, लाइक अभी शायद दूसरा तीसरा दिन है, दावतें अभी भी वीकेंड्स पे चल रही हैं। तो हमने कहा कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इस तरह का प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएँ जो हेल्दी वेट लॉस भी है और बहुत सारे और उसके हल भी हैं जो आप ढूंढ रहे। शायद हम आज के प्रोग्राम के थ्रू कुछ आपको हल दे सके। हमारे पास आज दो सेलिब्रिटीज़ हैं, उसमें वो ये दोनों हमेशा फ़िट नज़र आई हैं और वो भी ज़ाहिर है अपनी डाइट शेयर करेंगी। एक तरफ है सुनीता मार्शल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बिलेटेड। और यहाँ मरियम नूर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, बिल्कुल। थोड़ी सी गला ख़राब हो रहा है, बट वो खैर ये तो आता जाता है मौसम के साथ। और जो एक्सपर्ट्स आज के पैनल में हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास हैं डॉक्टर साद नियाज़ साहब जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, SIAG सिविल हॉस्पिटल से भी जी, और प्राइवेट क्लिनिक्स भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? गुज़िश्ता ईद मुबारक। हाँ, गुज़िश्ता ईद मुबारक। बस आज पूरे पाकिस्तान को दुबला कर दें आप, कुछ ऐसे फूंक दें, कुछ ऐसे पढ़ के फूंक दें। बहुत आसान है। फिर हमारे साथ मौजूद है सना असफर, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। जब आप छोटी होती थी तब आती थी हमारी। जी बिल्कुल, मैं वही कही थी, 9 साल बाद में आई हूँ। हाँ, जब छोटी होती थी। और फिर हमारे साथ हैं फहद रज़ा, फिटनेस माइंडसेट एंड वेलबींग कोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए।
काश काश ऐसा होता कि आप सबको देखकर ही वजन कम हो जाता। नहीं, सबको बुला लो, टीवी देख लो, रिकॉर्ड कर लो, लूप पे रोज चलाते रहो, उससे ही वजन कम हो जाए। नहीं, मोटिवेशन तो मिलती कुछ है ना। लोगों की प्रेजेंस से ही आपको फील होता है कि आप इस तरह के लोगों जो फिटनेस का बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, उनके साथ आप बैठने से भी आपका वजन कम होता है, बिकॉज आप उनसे सीखते हैं। ऐसा और है जब शर्मिंदा आप- होते हैं कि यार जब ये लोग आपके इतने फिट दोस्त हैं, ऐसे हम हैं जो क्यों जिम नहीं? जाते, जो हेल्दी खाते, आप आहिस्ता आहिस्ता उनके जैसे होने लगते हैं। ट्रू ट्रू। अच्छा इंटरेस्टिंग माहौल बात क्या इसमें ये है माहौल, माहौल का बहुत असर होता है। हाँ। अगर आपके घर में एक माहौल थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है, आपके यहाँ एहसास है कि आपको क्या चीज़ खानी चाहिए, जी कम खानी चाहिए, कभी कभी खानी चाहिए, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए। हाँ जी, तो अगर ये सारा माहौल घर में है तो ऑब्वियसली आपका रुझान उस तरफ ज़्यादा होगा। ये अगर बकरीद घर का माहौल जो है ना वो निहारी और पाए ओए होए, मोस्ट ऑफ द टाइम, तो देन तो फिर आप क्या करें फिर हमारे घर का, सॉरी प्लीज प्लीज। मैं कही थी माइंडसेट भी है ना। अब जैसे मैंने व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला, अरे तुम्हें क्या जरूरत है, हाँ हाँ, तुम्हें क्या करना है, तुम तो ऑलरेडी इतनी दुबली हो। तो वो माइंडसेट है ना। नहीं ये बात डॉक्टर साहब ने ठीक की कि जो घर का जो माहौल है ना बेसिकली वो वेट मैनेजमेंट पे चलता है, वेट लॉस पे नहीं चलता। बहुत दफ़ा मैं जब लोगों से बात करता हूँ न्यूट्रिशन की, तो सबसे ज़्यादा चैलेंज ये आता है कि हमारे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं कि नहीं यार हमारे घर में चलता हुआ आ रहा है, आपने नोट किया होगा ऐसे, हम ये तो नहीं कर सकते, हम इतना प्रोटीन कैसे काउंट करें, हम इतना मीट कैसे इनकॉर्पोरेट करें, हम दालें अपना कैसे अलग से incorporate करें, खाना हम अपना कैसे अलग बनाएं? हाँ कैसे बनाएं, ये चैलेंजेस घर से आते हैं। तो डॉक्टर साहब इज़ टोटली राइट कि ये घर से कल्चर शुरू होता है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में आप जितने भी फिटनेस ट्रेनर्स को बुला लो, जितने भी सेशंस करा लो, अगर सीईओ एक ट्रेडमिल पे भागते हुए बंदे को कह रहा है कि यार इसका बहुत सारा टाइम है, ये काम नहीं कर रहा गया, तो उसका मतलब है कि आपने कैस्केड नहीं किया कल्चर को फ्रॉम द टॉप बॉटम। तो ये कल्चर ज़रूरी है कि घर के बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेकिन के ये बड़े फॉलो बकरीद पे करें। क्या हो जाता है हमारे लोगों को क्या हो जाता है, उनको ऐसा लगता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर ये बकरीद तक महदूद रहे ना, हाँ कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को इसको जला लेंगे। हाँ। मसला ये है कि वो बकरीद के साथ कंटिन्यू जब करता है ना बहुत अरसे तक, और फिर बकरीद की ज़रूरत नहीं है, बगैर बकरीद के भी वही खा रहे होते हैं आप जो बकरीद पे खाते हैं। ज़रा उस दिन थोड़ा ज़्यादा आपको लगता है इत्मीनान। फॉर एग्जाम्पल रमज़ान में हम वज़न बढ़ा लेते हैं, रमज़ान में वज़न घटना चाहिए, वो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हम जो 11 महीने नहीं खाते वो 12वें महीने में रमज़ान में उतना खा लेते हैं। हाँ। अगर आप एवरेज निकालें पकोड़े समोसे का, पकौड़े नहीं खाते हम लोग, पूरे साल नहीं खाते। अभी वाकई। हम घर के माहौल की सॉरी बात कर रहे थे, तो मैं उस टाइम ये कहने चाह रही थी कि कुछ घर होते हैं जैसे कह रहे बड़े होते हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, तो वहाँ पे लोग अलाउ नहीं करते। हमारे घर में मैं और मेरे सिर्फ हस्बैंड होते हैं और वो बट है। और आई डोंट नो ये माइंडसेट क्यों है हमारे यहाँ कि ये बट है, ये चौधरी है, ये है, तो वो पीछे से जो चीज़ें चलती आ रही है कि हम तो खाना ज़्यादा खाएंगे ही। हमारे घर में हर वक्त जंग चलती है। मैं ये माइंडसेट ख़त्म करना चाहती हूँ कि भाई अगर आपकी कास्ट ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो। आइडेंटिटी ना बनाएं। अगर आप गुजरांवाला से हैं, मेरे कुछ दोस्त नहीं, मैं हैं। गुजरांवाला से नहीं हूँ, नहीं, मैं और कह रहा हूँ अगर कोई आदमी गुजरांवाला से है तो वो बताएगा आपको कि जी हमारे यहाँ ये खाने का एक है, तो ये इस तरह, तो गुजरांवाला की प्रैक्टिस है। बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, जो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा। लेकिन देखें, पहली चीज़ ये कि आप इस चीज़ का आपके अंदर कितना शऊर है, कितनी उसकी आगाही है कि वज़न की ज़ाती सिर्फ देखने की हद तक या आपकी एक्सरसाइज करने की हद तक ही इम्पोर्टेंट नहीं है। वज़न जहाँ हमारा रोल आता है वहाँ पे हम वहाँ रोल प्ले करते हैं जहाँ आपका जिगर, जहाँ आपका हार्ट, जहाँ आपकी जॉइंट्स, ठीक है, डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी इसके साथ अटैच्ड हैं, इसके साथ जुड़ी हुई हैं बिल्कुल जी। तो अगर आप शुरू की लेवल पे रुक जाते हैं, ठीक है, तो आप इन तमाम मुसीबतों से बचते हैं। हाँ। ठीक है, बजाय इसके कि आप उस स्टेज पे पहुँचें जहाँ वज़न कम करना या आपकी सेहत के ऊपर फोकस करना इसलिए ज़रूरी हो कि अब आपकी ज़िंदगी के लिए वो ज़रूरी है। अगर इंसान पहले ही उसका एहसास कर ले। लेकिन अभी तो हमारे यहाँ अक्सर आप भी देखती होंगी, यार ये तो वैसे ही इसका वज़न डॉक्टर साहब कम हो गया है, इसने और कम कर रही है या कर रहा है। हाँ। और जो माँ हैं उनको परेशानी है, अच्छी मेरी सेहतमंद बच्ची थी, देखें इसका वज़न कम कर रही है, ये तो बीमार हो रही है, बीमार लग रही है। और अगर वो बीमारी से एसोसिएटेड नहीं है तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। वो अपने वेट की तरफ जा रही है या देखिए जा आप रहा है। जैसे ये सुनिए, लेकिन लोगों को बहुत सारे वालिदैन अभी भी या हमारे माशरे में बहुत सारे लोग
जब आपका वजन ज़्यादा होता है तो उसको सेहत समझते हैं। यस एग्जैक्टली हाँ ये जो हम तो concept- सेहतमंद लोग हैं भाई ये लेकिन हम तो बच्चे खाते पीते पीते घराने से खाते पीते घराने से हैं यार, नजर आता है। तो वो जो सोच है हमारे माशरे की, Exactly. माइंड सेट है, हाँ उस माइंड सेट का उस वक्त तो ठीक था जब आप विलेज में थे, हाँ अर्बन नहीं था, और ये जो एक छोटी सी चीज़ है ये नहीं थी, जिसकी वजह से आप अक्सर अब बैठे ही रहते। हाँ वहाँ आप अपनी कैलोरीज बर्न करते थे। आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं भी करते थे तो आपकी वैसे ही इतनी मशक्क़त थी चलने फिरने में। अब आपके अर्बन लाइफस्टाइल, फास्ट फूड कल्चर, अनहेल्थी फूड, लेट नाइट, अभी तो मतलब मुसीबत ये है कि छोटे बच्चे आते हैं एंड दे हैव अच्छा खासा ज़्यादा वेट, और आप वालदैन से पूछें तो डॉक्टर साहब क्या करें, ये रात को खाना मंगा लेते हैं। तो मैंने कहा अब 18 साल के बच्चा है या 20 साल का, मैंने कहा आपकी कमाई कितनी है बेटा? नहीं डॉक्टर साहब मैं तो पढ़ रहा हूँ। मैंने उनकी माँ से पूछा, मैंने कहा तो इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? कहने वो तो मैं देती हूँ। तो मैंने कहा फिर उसका कसूर थोड़ी है मैं एक छोटी सी बात यार, आप add पैसा नहीं देना बिकॉज आप इनकरेज कर रहे हैं गलत चीज़। अच्छा जैसे सुनीता है ठीक है, अब सुनीता जो है वो हमेशा से दुबली है, तो अब वो ये तो ब्लेसिंग भी है इसके पास कि भाई ये इसकी कहते हैं काठी कहते हैं या क्या कहते बॉडी हैं वो? टाइप्स अलग होती है हाँ। ना लोगों की। फिर जैसे मेरी फैमिली में इतनी टेंडेंसी नहीं है तो उससे भी फर्क तो पड़ता है। आपका जो इनपुट होगा, जो खाना पीना है और जो एक्टिविटी है, वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही होगी ना? नहीं एक्चुअली देखिए, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने हेल्दी डाइट नहीं रखी। मैं अभी भी जंक भी खा लेती हूँ, और जो हमारा घर का रेगुलर खाना है, जो हमारे पाकिस्तानी कल्चर का खाना है, लाइक बिरयानी एंड पुलाव एंड निहारी, और मैं बहुत शौक से खाती हूँ। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। ये मैं बोलने वाला था। आपकी कैलोरी काउंट है ना, बिल्कुल। हाँ, नंबर calorie वन। count नंबर करती टू, नहीं हूँ, नंबर टू लेकिन- आप हर दूसरे रोज तो खा नहीं रही हैं। हाँ नहीं कि अगर आप भी हर दूसरे तीसरे रोज या उस तरह खाना शुरू करेंगे तो इवेंचुअली फिर भी बॉडीज में डिफरेंस होता है। जेनेटिक फैक्टर इज इम्पोर्टेंट है। Okay. में हम यही गुफ्तगू कर रहे थे। ओके अच्छा कि देखिए ना, कोई आपकी हाइट से लेके आपकी बॉडी की जो सारी वो सिस्टम्स हैं, वो उसमें एक जेनेटिक फैक्टर ऑब्वियसली है, बहुत एज इम्पोर्टेंट ऑल्सो है। ना, एक सर्टेन एज के बाद, तो क्योंकि आप मैं अगर काफी दुबली थी, अगर फिर एक सर्टेन एज के बाद जब मेरा वेट गेन होना शुरू हुआ तब आप अगर देखेंगे तो शायद आपके वालदैन भी, मदर या फादर, जब वो भी आपकी एज में उस वक्त थे तो वो भी उसी वेट पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एंड ही। दैट इज समथिंग दैट रन्स इन द फैमिली। सो मे बी जेनेटिकली इनके उसमें जो है ना, ये ज़्यादा आसानी से कैलोरीज बर्न कर लेती हैं। दूसरा, इनकी अपनी आदत में यही है कि खाना रोक लेना, कि रोक लेना। या देखिए मैदा जितना बढ़ता जाता है वो तो एक इलास्टिक की बनी हुई चीज़ है ना, आप उसको जितना भरेंगे वो उतना बड़ा होता जाएगा। तो Get वो used जब to it, उसको yeah. जब वो दुबली थी सारा वक्त, उसका जितना साइज था मैदे का वो ही रहा, इतना बड़ा नहीं। ऐसा कुछ है ये साइज है? मैदा मतलब स्ट्रेच हो सकता है, यू राइट इन दैट सेंस, बट बेसिकली आप रेगुलरली क्या करते हैं? अगर आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल में रोज़ आप फ्रेंच फ्राइज और बर्गर्स, और आजकल के हिसाब से तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है जी, निहारी यू कांट, आप रोज़ तो नहीं खा सकते ना, सिवाय जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है या जो। तो हमारा जो मसला हुआ है ये आपको इसीलिए तो शहरों में ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। हमारी बीमारियां भी बहुत सारी उस तरह की होती जा रही हैं जैसे वेस्ट में थी, बिकॉज हमारी डाइट वैसी होती जा रही है। लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादातर लोग इस तरह तो नहीं है कि जो बहुत परसेंटेज जिम में जाने वालों की बहुत कम होगी। मरियम तुम बताओ, तुम्हारी फैमिली में क्या है कि है ये रुझान मोटापे का, ये जैसे फैमिली में बोल रहे हैं? फैमिली में सही होता है। मुझे भी ऐसे लगता है कि मेरी जो बॉडी शेप है वो बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह की है। जब वो मेरी एज की थी तो बिल्कुल वो स्लिम एंड स्मार्ट थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वेट गेन किया है, लेकिन वेट गेन उनकी अपनी मर्ज़ी से हुआ है, नॉट कि वो ऐसे किसी प्रॉब्लम की वजह से हो गया हो। और अगर वज़न जो भी हमारी फैमिली में कम करना चाहता है, थैंक गॉड कम हो जाता है। ओके तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए एक आपकी अगर हो ख्वाहिश, मेरी मतलब मुझे लगता है कि मेरी फैमिली में कुछ सिस्टर है मेरी जिनका मुझसे थोड़ा वेट ज़्यादा होगा, पर वो चाहे तो कम कर सकती हैं। किसी का मुझसे कम होगा, मैं उसकी तरह हो सकती हूँ, लेकिन हर किसी की अपनी मर्जी होती है। नहीं देखो देखो, जैसे इसकी फैमिली में इसकी जीन्स है,
कि ये खाती है, अला वला भी खा हाँ, मेरे लेती साथ भी ऐसे ही है, मैं बहुत खाती हूँ, हाँ। उतना मुझे लगता नहीं है जितना मैं खाती हूँ। क्योंकि दुनिया लोग कहते divided हैं वो है। तो हवा भी दुनिया डिवाइडेड है हार्ड गेनर्स में और ऑपोजिट साइड पे, सही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पानी पिए तो मोटे हो जाते हैं, वो कहते हैं ना कुछ हम लोग हाँ, पानी भी पीते हैं तो हाँ। हमें लगता है। कुछ लोग लक्कड़ ये हजम क्या पत्थर हजम वाला science है? सीन है। मेरी एग्जर्शन बहुत ज़्यादा है, मुझे अपना ये पता है कि मैं अगर अब जैसे सुनीता कह रही है कि उनका पोर्शन कंट्रोल है, मैं भी दिन में एक टाइम का खाना खाती हूँ, अपनी मर्जी का जो कुछ भी खा लूँ। पर सुबह नाश्ता मेरा बहुत ही ज़्यादा वो एक मुझे पता है 1 से 2 चीज़ें जो मैं हमेशा से करती हूँ। मुझे रोज़ एक खाना दे देंगे मैं वो भी खा लूँगी। हाँ। देखें नॉट वेरी पिकी अबाउट कैलोरी मुझे आज सरप्लस ये और कैलोरी चाहिए। डेफिसिट का गेम है। अगर आप सरप्लस पे हैं तो आपका वजन बढ़ेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैलोरी इनटेक, क्योंकि आपको लग रहा है बहुत खा तो रही है फिर वो लेकिन जो आप इतना लोग नहीं खा रही कहते है हैं कि वो हवा भी हम खा वो मैं- हम हवा भी, वो क्या है हवा जुमला? मैं आपको हवा का बताता हूँ। हाँ। अक्सर मैंने ये देखा है, लोग आए मेरे पास वजन और इत्तेफाक से कभी वो कहीं नज़र आ गए और मैंने उनकी प्लेट देखी तो ज़ाहिर है एक नेचुरल सी मेरी नज़र तो प्लेट पे ही गई। नहीं, मैं आम तौर पे ऐसा नहीं खाता। ये नंबर 1। नंबर 2, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनसे मैं जब पूछता हूँ मैं उनसे, तो जी आप एक काम करें, अपना एक डायरी बना के रख लें आपने क्या खाया, ठीक है ना। तो खाना तो मैं नहीं खाती, लेकिन मैं चलते फिरते जो है ना बिस्किट्स खा रही हूँ, इधर ये मीठा खा रही हूँ, उधर से जंक ये कुछ ली या कोल्ड ड्रिंक ले ली, उसको तो काउंट ही नहीं करते ना। एक 7 अप पी ली से क्या होता है। तो वो अगर आप उनकी पूरी असेसमेंट करें, एंड शी वुड प्रॉब्ली बी बेस्ट आप ही हूँ, जब हम असेसमेंट कराएं उनकी, उनको चैलेंज करें तो आपको पता चलेगा कि कैलोरी इनटेक ज़्यादा है जो ये कह रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। फिर बहुत ही मखसूस कुछ बीमारियां हैं जिनमें आप बगैर खाए वज़न बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अच्छा, तो वो पहली उन- दफ़ा में पता जरा चला। मुझे वो उन बीमारियों का बता सकते हैं वो कौन कौन सी हैं? थोड़ा वाटर रिटेंशन पे भी बात कीजिएगा। हाँ हाँ वाटर रिटेंशन का वेट से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं दैट Body composition का part है वो तो बॉडी कॉम्पोजिशन की, जैसे इन्होंने कहा। बीमारियों में जो सबसे ज़्यादा आपको वज़न मतलब भूख भी नहीं लगेगी, वज़न भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले थायराइड की वजह से हो सकता है। ओके। लेकिन खुदा के लिए हमारे पास मरीज जो आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा वज़न तो इसलिए ज़्यादा है, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम। मैंने कहा बीबी आपका थायराइड तो अब बिल्कुल ठीक है दवा खाने के बाद, तो इसका तो कोई ताल्लुक है ही नहीं अब वज़न से। Now they've वो तो सिर्फ तशखीसी में हर एक को नहीं होता। हाँ यूजुअली हम उसको पहले ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि आजकल ब्लड की स्क्रीनिंग ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई इससे बढ़ जाता है आपका। डायबिटीज़ में हो सकता है आपका वज़न बढ़ जाता है। कुछ कुछ लोगों का कम भी होता है, ये क्या चक्कर है? ये दिस इज़ अगेन डिफरेंट। आई थिंक मेजॉरिटी में इनिशियली हाँ मैंने कहा अगर शुगर बहुत बढ़ी हुई होगी हाँ तो तो वज़न घटेगा, कम, तो वज़न क्योंकि हम शुगर पेशेंट्स को देखा है कि वो बड़े हेल्दी बड़े अच्छे से होते थे और कुछ अरसे बाद उनको देखते हैं बिल्कुल यहाँ से गर्दन से पतले एकदम। बहुत सारे जैसे मेरे बहुत पेरेंट्स सारे हैं। देखें ना, डायबिटीज़ का बड़ा मसला है। इसीलिए तो पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जहाँ डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा है। इंडिया, पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट। एक इन लोगों के अंदाजे के मुताबिक हर तीसरा या चौथा आदमी उसको या तो डायबिटीज़ है या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़। हाँ हाँ इसीलिए हमारे इसको यहाँ हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। आई एम सो सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के मैटर को भी, और साथ रेड मीट अभी जो माशाल्लाह खा के बैठे हैं डकारें भर के, वो क्या हमारे लिए कितना हद तक फ़ायदेमंद है, कितना हद तक नुकसानदेह, उस पर भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं वेट लॉस के ऊपर, जो कि अब ज़रूरत है। हो गया, ईद की तैयारी हो गई, ईद ख़त्म हो गई, दावतें भी भुगता ली, लेकिन कुछ की अभी रह गई हैं। अब ज़रा वापस अपने रूटीन की शेड्यूल की तरफ आ जाएं, तो हम बात कर रहे थे बेसिकली रेड मीट। जो हमने रेड मीट माशाल्लाह कंज्यूम किया है पिछले वीक, उसके बारे में मैं ज़रा लोगों को बताना चाह रही हूँ, आप लोगों के तवज्जुह से, कि वो कितना हार्मफुल है और कितना फ़ायदेमंद है। अगर मैं सना आपसे पूछूं। देखिए रेड मीट में ये है कि इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ B12, फॉलिक एसिड, आयरन। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि हमारे यहाँ जेरियाट्रिक एज के लोग रेड मीट खाना बंद कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के चक्कर में। द होल आइडिया इज़
कि आप रेड मीट कितना खा रहे हैं, पोर्शन कितना और है, चर्बी के साथ खा रहे हैं कि लीन नहीं? पोर्शन, लीन यानी कि वो चर्बी हटा के, ठीक है जी। तो अगर आप लीन पोर्शन 60 to 70 ग्राम तक एक बंदा आराम से खा सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन हमारे यहाँ उसको थोड़ा थोड़ा बताएं टेबल- 60-70 ग्राम क्या किसी की समझ बाहर लें, किसी के पास तो अगर मीडियम नहीं साइज़ की हैं 4 to 5 बोटियाँ हाँ। बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। वेजिटेबल के साथ बना लें उसको आप ये पूरे दिन की बात करिए या एक वन वक्त। एक वक्त एक वक्त में, और पूरे हफ्ते में इवन अगर आपको कोई कोमोबिड्स हैं, लाइक अगर आप हाइपरटेंसिव हैं या कोई और इश्यूज़ हैं, तो पूरे हफ्ते में वंस अ वीक तो लेना होता है। हाँ, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई गुर्दे के मरीज़ हैं या कोई बहुत ही क्रॉनिक इश्यूज़ के साथ हैं, उनको फिर हम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ही बता रहे होते हैं, उनका फिर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन बहुत आराम से हफ्ते में 2-3 दिन आराम से मटन या बीफ कंज्यूम कर सकता है। 4 से 5 बोटियाँ छोटी छोटी दरमियाने साइज़ की, लीन पोर्शंस, कोई मसला नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हैं और आप उस सालन में तेल कितना आपने डाला हुआ है। लीन पोर्शन तो आपने कर लिया, लेकिन आपने तेल भर दिया उसमें। पोर्शन कंट्रोल इज द नेम ऑफ द गेम। इसमें और ऐड करते हैं कि आपने उसके साथ नान खाई है, ब्रेड खाई है, आपने कार्ब्स कितने लिए, राइट? I'm sure अभी तो पिछले नाउ यूर कितने तेल में टॉकिंग बना? अबाउट द होल थिंग। फिर उसके बाद आपने राइस कितना लिया है, फिर ये कि आपने उसके सैलेड कंज्यूम किया नहीं किया, सब्जी के पोर्शन कोई पकी हुई सब्जी रख लें या सब्जी के साथ पका लें, यानी कि उसका न्यूट्रलाइज होना भी ज़रूरी है ना। दही का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे होते खानों के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रेड मीट की कमी यानी कि जो नहीं खाते, जैसे गोश्त मैं नहीं खाती, अच्छा। तो कुछ दिनों पहले मुझे ऐसा लगा मैं एनीमिक हो गई, आयरन की कमी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनके लिए क्या नुकसान है, और जो लोग बिल्कुल ही नहीं खाते, कम खाते हैं, उनके लिए क्या नुकसान? जो नहीं खाएंगे या कम खाएंगे डेफिनेटली एनीमिया होगा, ठीक है, और women आर मोर प्रोन फॉर दिस, ज़्यादा रिस्क पे होती हैं हम खवातीन, तो कंज्यूम करना चाहिए ज़रूर। चाहे आप मटन ले लें, लेकिन लें ज़रूर, ठीक है। और अगर आप नहीं लेंगे तो उसमें B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो जाती है, जिसमें अगर एक्सट्रीम पे चले जाएं तो चक्कर आना, ये सब चीज़ें, और नसें भी खिंचती हैं। नर्व इश्यूज़ आ जाते हैं। अगर इसके बरक्स देखें कि अगर आप ज़्यादा कर लेंगे डेफिनेटली यू विल एंड अप इन हाई यूरिक एसिड, ओके। तो फिर दोनों चीज़ें एक्सट्रीम्स हो जाती हैं ना। तो अगर आप बैलेंस में लेके चलते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओके और अगर ये जो नान की रोटी की डॉक्टर साहब ने बात की, तो पिछले दिनों आई एम श्योर ईद पे लोगों ने दबा के नान खाया होगा विद कोल्ड ड्रिंक्स, तो अब खुदा के वास्ते हाई फाइबर। You see, प्रोसेसिंग everything is adding. It's not just boti that was the problem. बोटी से फिर हुआ रोटी, रोटी फिर से उसके फिर बाद डिजर्ट भी होता है ना। होता है। लेकिन फिर उसके बाद मीठा। जो हम हेल्दी खाना बनाते हैं और वो जिस ऑयल में हम बना रहे हैं, हाँ। वो भी तो बहुत बड़ी रीज़न है ना कि आप कह रहे हैं हम वीक में 2 बार ही मीट बन रहा है, आप कह रहे हैं 2 से 3 बार खा सकते हैं, लेकिन वो ऐसे ऑयल में बन रहा है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं बताऊं आपको, ऑयल के बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि डॉक्टर साहब हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, वो सही है। देखिए, ऑलिव ऑयल इज़ वेरी गुड, लेकिन क्वांटिटी फिर भी है ना, 1 ग्राम ऑयल इज़ गिविंग यू फैट। ये फैक्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑलिव ऑयल को पीना शुरू कर दें, वो भी हमें कम यूज़ करना है, वो भी देखिए, कम यूज़ करना आप अगर फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स चिकन है ना आपके पास, आपने फ्राइड चिकन खाई, ठीक है, उसमें तकरीबन आपके पास 500-600 कैलोरीज आ जाएंगी, लेकिन वही आपने ग्रिल किया, Grill करके, air fry करके खा लिया। एयर फ्राई 100-150 कैलोरीज आ जाता है। तो ये प्रोसेसिंग कितना डिफरेंस आ गया, 300-400 कैलोरीज का आ गया। तो आप, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज हैं, तो आप एक प्रोटीन सोर्स को एक फैट में जब जज्ब करवा रहे हो उसको, तो वो कॉम्बिनेशन बनता है, वो बैलिस्टिक बन वो जाता है। वो गड़बड़ कर बिल्कुल। रहे हैं। और आप तेल वाले खाने जब खा रहे हो, ऑलिव ऑयल के ऊपर भी लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, कुकिंग के लिए डिफरेंट होता है और वो जो आप सैलेड में यूज़ करते हैं डिफरेंट हाँ, होता है। सॉरी मैं virgin नाम और भूल extra गया, वर्जिन ऑयल। अब तो एक्स्ट्रा वर्जिन भी आप यूज़ करें, कुकिंग में भी कर सकते कुकिंग में करें, मगर लाइट कुकिंग, मतलब हाई फ्लेम वाली कुकिंग जो हमारे बुनाइयाँ वाली No matter which oil you use, हाँ, what is important is कि आप कितना यूज करें। असल में ये आप तैर रहे हैं और तैरने वाला तरी बहुत नहीं आई, अच्छा तरी। लगता है, सालन में शक्ल में तरी तो नहीं अच्छा आई, लगे ना, मतलब कम से कम सालन ऐसा तो लगे कि आदमी का। एक इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या, न्यूट्रिशन के फील्ड में या फिटनेस की फील्ड में हम कोई एक चीज़ चाहते हैं जिसको हम बोलते हैं कि यार ये चीज़ गलत है, ये गलत है, मतलब रेड मीट भी मसला नहीं है, मीठा भी मसला नहीं, कुछ भी मसला नहीं, जब तक मॉडरेशन में है। That's the most जैसे ही मॉडरेशन से बाहर गया ना, वो आपको तबाह करना शुरू कर देता है। मैं तो इस तरह अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं ना, वो उसमें हमने ज़्यादा करके या नहीं करके ये नुकसान हमने अपने ऊपर करा है। उसमें नुकसान बजाते खुद अगर आप उसको एक मॉडर नपी तुली तरीके से उसको खाएंगे तो उसमें आपको मसला नहीं होगा। मसला ये है कि हमें आज बहुत पसंद आ गई एक चीज़। हाँ, देखें,
बहुत सारी बीमारियों इन ये जो हम डिस्कस करें तो जनरल आप वज़न की और सेहत की बात कर रहे हैं, बहुत सारी हाजमे का और ये सारे मसले का हल हमारे पास एक हल बहुत पहले आ गया था कि आप खाने को उस वक्त रोक लें जब अभी भी आपके पास भूख है। यानी हाँ, हम जब तक ढकारे नहीं आने जब लगती तक आप अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को कम से कम 70% 80% ही अप्लाई कर देना तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। इसी को अंग्रेजी में पोर्शन कंट्रोल मुझे कहते हैं। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी और ये प्रॉब्लम पोषण कंट्रोल हमें बताया था 1400 साल पहले। हमारा माइंड सेट है पाकिस्तानी, क्योंकि रिलीजियसली इंग्रेडिएंट्स को फॉलो किया जाता है पाकिस्तान में। और एक खातून की या किसी भी जो आदमी भी खाना बनाता है उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, हमारी बेगम खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। अब उसके ऊपर अगर वो उस तरह से तहे नहीं जम रही घी की तो वो उन घरों में माइंड किया जाता है। जब तक ये माइंड सेट नहीं चेंज होगा कि खाना बनाना कोई बहुत बड़ी अच्छी बात है, जो कुक हैं जो शेफ़ है बहुत बड़ी ज़िंदगी की अचीवमेंट नहीं है। खाना सिर्फ देखें एक वो है, फ्यूल है। जब भी वजन खाना कम करना अच्छा होता है, बनाना, मज़े का बनाना और सेहतमंद बनाना ये एक आर्ट है। और वजन कम करने की जब बात आती है ना, बहुत से लोग बोलते हैं एक्सरसाइज कौन सी करें। आप देखें मेटाबॉलिज्म आपका किस तरह काम करता है। फैट लॉस इक्वेशन में एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस जो है ना, ईट कहलाता है। ये 5% है, इससे ज़्यादा नीट है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो आप चलते फिरते काम कर रहे हो तो नॉन एक्सरसाइज होती है। तो ये उसके बाद आपके पास आता है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, कि आप फूड से किस तरह फैट बर्न कर रहे हैं। फिर आपका BMR आता है। क्या तो फूड से भी exercise, फैट बर्न हो बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल। ऐसे प्रोटीन है, कैसे? ऐसे कुछ खाने कैसे? होते हैं। प्रोटीन है। प्रोटीन का जो बेसिकली एक इक्वेशन ऐसे कि जब 4 ग्राम आप कैलोरीज लेते हैं, एक ग्राम से 4 कैलोरीज लेते हैं, तकरीबन 2.8 और 3 कैलोरीज आपके हजम होती हैं, तकरीबन 1 कैलोरीज बर्न हो जाती है। 75-80% बर्न होती हैं। तो जब कैलोरीज बर्न हो रही हैं इसका मतलब ऑक्सीजन बर्न हो रही है, आपका फैट बर्न हो रहा है। तो ये थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड में थर्मोजेनिक इफेक्ट प्रोटीन का सबसे हाई है, कार्ब्स का फिर भी कम है। इसको आसान तो करके अगर आप समझाएं आसान भाई। तरीके से लेना तो आपकी बॉडी चल रही है ना, हाँ, तो वो उसको एनर्जी की ज़रूरत है ना। यूज़ करें। वो कैलोरी कहाँ, वो एनर्जी कहाँ से लाएगी? जो आपने खाना खाया है उसी से वो एनर्जी निकालती है। जब उस एनर्जी से ज़्यादा आप ले लेते हैं तो फिर क्या होगा? फिर वो डिपोजिशन होगा। ओके। जब डिपोजिशन होगा तो फिर वो जब जाके जिगर में फॉर एग्जांपल जमा होगा हाँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिगर को ख़राब करेगा। एक मैंने जैसे आपसे पहले कहा था शुगर का, डायबिटीज़ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। अगर डायबिटीज़ के साथ आप अपने वज़न को बढ़ा लेते हैं तो तकरीबन हर 5 में से 2 लोग उनके जिगर पे लाजमी चर्बी होगी। फैटी लिवर पे और जब चर्बी होगी तो उन लोगों में से, अभी ये आप सोचेंगे अगर 1/3 पॉपुलेशन डायबिटिक है, एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40% लोग ओवरवेट हैं। हाँ, एशियन जो वेट की जो हमारी तनासब ली जाती है वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड या कॉकेशियन जिनको हम कहते हैं, उनसे हमारा जो BMI जिसको आप कहते हैं उसके जो लेवल्स हैं वो उनके हिसाब से एशियंस के अंदर नुकसानात लो लेवल पे शुरू हो जाते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है हायर, यानी वो हम वज़न थोड़ा बढ़ाते हैं और हमें ज़्यादा नुकसान का इम्कान है बनिस्बत गोरों के। तो अगर आप इस पूरे तनासुर में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे शहरों में, बच्चों में। अब बच्चों में बहुत बढ़ रहा है। तो ये जिगर की जो बीमारी है इस वक्त अमेरिका में फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 बीमारी जिसकी वजह से लिवर फेलियर हो रहा है वो है फैट का डिपोजिशन। और फैट का डिपोजिशन ज़ाहिर है उन्हीं लोगों में होता है जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनको डायबिटीज़ होती है। अच्छा, फैट का डिपॉजिट, क्या चीज़ें हम ऐसी अपनी ग़िज़ा में खा रहे हैं रोज़मर्रा की जिसके बारे में हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हम किस चीज़, आप टोटल डॉक्टर बताएंगे टोटल कैलोरी आपकी कितनी है ना? क्या कैलोरी से इसका ताल्लुक है या जिस तरह के खाने हम खा रहे हैं? खाने और लाइफस्टाइल। देखिए जितना सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़ाहिर है आपकी एक्टिविटी नहीं है। अब लोगों से बोलें भाई आप एक्सरसाइज करते हैं, नहीं वो मेरे इतने सारे काम होते हैं कि मैं बस उसी में बर्न कर लेती हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक 5 मिनट या 10 मिनट खड़े होकर काम कर लिया, आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर ली ना। दूसरी बात ये होती है कि आपका लेट नाइट जागना और फिर खाना, जो असल प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो रहा है। जितने आते हैं हमारे पास वेट मैनेजमेंट के पेशेंट्स, उनके 90% मसले माँ बाप से ही स्टार्ट हो रहे हैं। पूरी फैमिली रात को जाग रही है और खा रही है। और आप ये देखिए कि व्हेनेवर यू हैव अ ह्यूज बेली,
आप समझ लें आपका फैटी लिवर है, प्रॉब्लम कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो दर्द करेगा तो ही आप परेशान हो के डॉक्टर के पास देखें, जाएं। एक बड़ा अच्छा फैक्ट है कि अगर आपको वज़न घटाना है ना और फ्रेंच फ्राइज़ आप नहीं छोड़ सकते, तो मैं आपको फ्रेंच फ्राइज़ के ही बोलूँगा, फ्रेंच फ्राइज़ ही खाओ, उसमें भी आप वज़न गिरा सकते हैं, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी होगी। हाँ, क्वांटिटी होगी, उसको आप उसको मॉडिफाई करें। हाँ, उसको मॉडिफाई किया जाए। देयर आर सो मेनी वेज, लेकिन डाइट में ऑयल बढ़ा देना, तेल वाले खाने, पराठे खाना, हर वक्त तले हुए खाने खाना, ज़ाहिर फैट बढ़ेगा, या अगर शुगर का इंटेक ज़्यादा है। दूसरी मिठाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट खाते हैं। चीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट That चीज़, जैसे also डॉक्टर साहब ने contributes कहा in fatty liver. ना, डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो मैं खाने पे कंट्रोल करता हूँ। यही हो सकता है, क्योंकि हम जितना भी कर लें, हम लेबोरियस वर्क नहीं कर सकते, हम कोई मजदूर नहीं है, हमारा सारा काम लैपटॉप पे बैठ के है। तो आपके पास दो नॉब्स हैं, एक खाना पीना कंट्रोल करना, दूसरा एक्सरसाइज कंट्रोल। ये जितना भी कर लो आप नहीं कर सकते ज़्यादा, तो खाने पीने में कंट्रोल ज़रूरी है, खासतौर पे बिजी प्रोफेशनल्स के लिए। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि एक्सरसाइज पे ना जाएं, क्योंकि आप ये कम नहीं कर रहे, 90% कम नहीं कर रहे, 10% पे जोर दे रहे हैं, फ़ायदा कोई नहीं, कोल्लू के बैल बने रहेंगे। और बेसिकली हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अच्छा एक्सरसाइज तो कर रहे हैं ना, तो खाओ जो भी खाना है। वो बराबर हो जाएगा सब। एक्चुअली बहुत सारे लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए, जो बहुत सूखे साड़े भी होते हैं, पतले दुबले, वो भी जिम जाते हैं। तो एक्सरसाइज आपका वेट गेन भी करती है, मसल गेन भी करती है। देखें, एक्सरसाइज वेट गेन भी कर सकती है, वेट लूज भी कर सकती है, Yes. डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे हैं, क्या रहे कितना खा रहे हैं। सही है कि जब फॉर एग्जांपल एक खातून ने मुझे कहा कुछ दिन पहले, मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगी हुई थी, मैं लेग प्रेसेस कर रहा था, कह रही हैं आप लेग प्रेसेस करते हैं, मेरा ट्रेनर भी लेग प्रेस कराता है, आप तो मसल्स बनाते हैं, मैं तो फैट लॉस कर रही हूँ, इसका मतलब वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेम एक्सरसाइज आपका वेट लूज भी करेगी, वेट बढ़ाएगी भी, डिपेंड करता है कैलोरी एक्सपेंडिचर कितना है आपका, और कैलोरी सरप्लस कितना है, सरप्लस में, डेफिसिट में क्या है। तो हर चीज़ डिपेंड करती है बैकग्राउंड में। वो मैंने कहा ना 5% एक्सरसाइज पे डिपेंड नहीं करता, ये बाद में आता है, पहले वो एड्रेस करें। देखिए, जो हमारा जो मामला है ना, वो ये है कि ये तो आप बात करें लोगों को फिट रखने की ना, हाँ, हमारी परेशानी उस वक्त होती है जब हम लोगों को देखते हैं, क्योंकि ये जैसे आपने कहा ना, जिगर का जो चर्बी हो जाना एक मिसकंसेप्ट है कि मेरे दर्द हो रहा है, ये चर्बी की वजह से हो रहा है। चर्बी, जिगर की बीमारियां मेजॉरिटी कोई तकलीफ देती ही नहीं है, हाँ, जब तक कि गाड़ी स्टेशन से निकल नहीं जाए, जब तक आपको पता चलता है उसकी कॉम्प्लिकेशंस का। यूजुअली आम तौर पे देर हो जाती है। तो इसमें जिगर की तो मसला ही यही है कि आपको प्रिवेंशन के अलावा आपके पास रियली कोई और ऑप्शन है ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं इस चलेगा। पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जहाँ पे एक है आपको अच्छा लगना, सेहतमंद होना, वो एक अलग चीज़ है। हमारे पास तो मरीज़ उस वक्त आता है जब वो अब इन सारी चीज़ों से निकल गया है, एंड हम एंड ऑर्गन डैमेज जिसको कहते हैं कि आपके जिगर पे, आपके हार्ट पे, आपकी जॉइंट्स, आपका बैक, आपकी शुगर। मैं अभी मरीज़ों को ये बताते हैं, अगर आप वज़न कम करेंगे तो आप एक तीर से दो ये शिकार। सारी चीज़, दो नहीं मल्टीपल शिकार कर लेंगे। हाँ, अगर आपके नी में दर्द हो रहा है और आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, अगर आप वज़न कम कर लेंगे तो आपका वो नी का दर्द कम हो जाएगा। उस बेचारे का एक थ्रेशोल्ड था ना वज़न का, आपने उससे ज़्यादा वज़न डाल दिया तो डॉक्टर साहब वो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि नी पर अगर आपका 5 kg वजन है तो नी पर इतना पड़ता है, वो क्या चीज़ कॉन्सेप्ट है कुछ? जितना आपका वज़न, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका वज़न जो बेयर कर रहा है ना नी, हाँ, जब आप कोई भी, आप सिंपल कॉन्सेप्ट ले लें, अगर आप वज़न अपना बढ़ाते हैं तो उस पर ज़ोर लाते हैं। अब ज़ोर में आप चल भी रहे हैं उसी वज़न के साथ, तो उसके ऊपर जो प्रेशर है जितना वेट का, दैट विल, कि इसको घुटने को डैमेज अगर होना था 70 साल की उम्र में, तो वो 40 साल की उम्र में दर्द करेंगे। यस, जब आपने अपना वज़न कम किया तो आपकी बैक, आपकी ये तो बोनसेस है। हमारे लिए मसला ये होता है, हमें पूछा ही जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास मरीज़ ये सारी स्टेजों से गुजर के आता है। हमसे मरीज़ ये पूछता है, डॉक्टर साहब जो आप दवा दे रहे हैं या प्रोसीजर करवा रहे हैं, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनके नुकसानात क्या हैं? और अगर उस नुकसानात से पहले आप क्या क्या करते हैं वेट लॉस के लिए, वो पहले बताइए। देखिए ना, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपको ये अंदाज़ा है कि आपके मोटापे से इस वक्त आपको क्या क्या ख़तरात हैं? हाँ, मेजॉरिटी लोगों को ये पता ही नहीं। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट जो होता है वो मेंटल हेल्थ का भी होता है, कि आप ज़्यादा खाते हैं, फिर आई थिंक एनवायरनमेंट, आपकी पर्सनालिटी,
जेनेटिक इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, एक चीज़ का मामला नहीं। जो बीमारी जो जाके नुकसान पहुंचाती है वो उस वक्त तो अच्छा, आपको ये देखना ज़रूरी होता है हाँ कि आपका जो मरीज़ है उसको ये समझ आए कि जो जो आप करवा रहे हैं उससे उसको फ़ायदा क्या है। तो एक काम करते हैं ना, हम एक कॉलम बनाते हैं, ठीक है, मोटापे से नुकसानात और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और वो जो प्रोसीजर है मोटापे से निजात हासिल करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर हैं और उनसे फ़ायदे और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये एक हम बाकायदा एक कॉलम बनाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये ज़रूर देखिएगा, ये सेगमेंट इम्पॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो अब हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हमने कॉलम्स बनाने का कहा वक्त से आपको, और हमें बताएं आपका नाम क्या है। सॉरी, तूबा। तूबा 1 मिनट के लिए खड़ी होगी जी, हाँ, ताकि हमें सही से नज़र आओ। तूबा, क्या आप उसको किस कैटेगरी में सेव करेंगे? तूबा को यंग है, इसके लिए ये कॉलम्स में फिट हो सकती है कि मतलब आपकी उम्र कितनी? सॉरी 26 ना? बस आप बैठ सकती आप हो? बैठ प्लीज। देखें, क्लियरली मुझे इनका एग्जैक्ट वेट नहीं पता, बट ये इनका BMI जो जिसको हम करते हैं, मेरा अंदाज़ा होगा कैलकुलेट करके जो अगर आप अंदाजे से कर लें, बिकॉज इनकी हाइट देखने के बाद तो ये कम मेरे हिसाब से क्लास 2 में तो आ रही होंगी, क्लोज टू से कम नहीं होंगी। अब ये तो क्लास 2 का मतलब मैं आम आपको लोगों को बताता हूँ, नहीं आम पता। आदमी। हाँ। देखिए, मोटापे का मसला ये है, वज़न की ज़ाती का मसला ये है कि एक लेवल तक आपको वो नुकसान उतना नहीं पहुंचाता, जैसे बढ़ता जाएगा नुकसानात उतने बढ़ते जाते हैं। तो क्लास 1 में क्या है, क्लास 2 में क्या है? उसमें इम्कानात का मामला है सारा। ओके, ठीक है, जैसे अगर आपका वज़न और आपकी हाइट के हिसाब से आप एक कैलकुलेशन हम करते हैं जिसको BMI कहते हैं। ठीक है। तो BMI अगर आपका 25 इज़ व्हाट इज़ रिकमेंडेड कि आपका अपर होगा, वो हाइट और वेट को और एज को देख के कैलकुलेट करते हैं, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब 30 से ऊपर चला जाता है तो दैट इज़ क्लास 1 ओबेसिटी। ओके, 35 वुड बी क्लास 2, 40 पे क्लास 3 हो जाएगी। ओह, इन तीनों में वज़न का फ़र्क है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से अबाउट 15 to 20% वेट बढ़ रहा होगा। हाँ, अब अगर आपका वज़न उसी हिसाब से बढ़ता है, उसी हिसाब से आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। सही है। अब वो आपने बात की कॉलम की कि रिस्क क्या हैं। हाँ, पहला जो हमें जिसकी परेशानी होती है वो आपकी ये सारा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ठीक है, और वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आसान इस्लाह में आपको मैं बताऊं कि ये कुछ चीज़ें जैसे डायबिटीज़, वज़न की ज़्यादती, ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट की बीमारियां, ये अभी हम लिवर, उस कॉलम में जो लिवर, मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये नुकसान आते हैं। ठीक है, और जितना वज़न ज़्यादा होगा उतने इन नुकसानात का उतना ज़्यादा इम्कान है। ठीक है। अब इसमें मैंने आपके जॉइंट्स की बात नहीं की। ठीक है, आपकी कैपेसिटी यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज करने की या काम करने की सलाहियत है, जो ज़्यादा वेट में होती है, आपको एहसास नहीं होता, अगर आपका वज़न कम हो तो कितनी और ज़्यादा हो जाती है। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि जब आपका वज़न ज़्यादा होता है तो जो आपकी सलाहियतें चलने फिरने की, आपकी काम करने की, जो कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं, वो कम हो जाती है। इसमें एक चीज़ जो और होती है वो जो अभी वो स्लीप एपनिया जिसको हम कहते हैं। यानी जब वज़न ज़्यादा होता है तो हम सांस का हमारा जो प्रेशर होता है नेक की वजह से, उसकी वजह से रात को हमारी ऑक्सीजन कम हो जाती है सोते में। ओके, जब वो कम होती है तो एक अरसे के बाद, एक वक्त के बाद वो आपके फेफड़ों को जो है ना, उसकी जो ब्लड प्रेशर है उसके विदिन जो पल्मोनरी प्रेशर होता है बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको फिर वो एक अलग मसला है। तो ये लिस्ट है चीज़ों की, मतलब ये जो तो आपको ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है। ये ना ख़त्म होने वाली, इसलिए मैंने अभी आपको, अब इन सब की कॉम्प्लिकेशंस आप लें तो बहुत ज़्यादा हो जाता। ठीक है, अब इसका ये तो हो गया इसके साइड इफ़ेक्ट्स। सही, ठीक है ना, इसमें इस बात का इम्कान कि ये सब चीज़ें किसी में होंगी, वो वज़न के तनासब से बढ़ता जाता है। लेकिन क्लास 3 यानी कि जिसकी वज़न लेट्स से वेरी डिफ़िकल्ट टू से बट 5
अगर जैसे आप 5'5" हैं फॉर एग्जांपल किसी की हाइट, तो और उनका वज़न 70 किलोज है, अच्छा। नॉर्मल वज़न फॉर एग्जांपल शुड बी लेस देन 60, ओके उनका 70 है, तो ये 10 किलो के फ़र्क में एक डिफरेंट इशू होगा, बहुत मिनिमल चांस। अब 70 से वो 80 पे चले गए, तो वो 10 किलोज पे और बढ़ गया, ठीक है 90 पे चले गए और बढ़ गया, 100 से ऊपर चले गई, नाउ शी इज़ गॉन इनटू मॉर्बिड ओबेसिटी। जिसमें इन सारी लिस्ट जो मैंने आपको बताई, इन सब चीज़ों के इम्कान बढ़ जाते हैं। ओके अच्छा, इसमें से मसला सारा ये है कि जोड़ों का दर्द तो नज़र आ रहा है, हाँ ठीक है, क्योंकि वो तकलीफ़ है। ब्लड प्रेशर आमतौर पे कोई तकलीफ़ नहीं देता, डायबिटीज़ आपको कोई तकलीफ़ नहीं देती जब नुकसान आहिस्ता आहिस्ता पहुंचाती है। जिगर का जो मसला मैं कह रहा हूँ, चर्बी हो जाना और जिगर के ख़राब हो जाने में आपको इस बीच में कोई ऐसी अलामात नहीं मिलती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप किसी ऐसे डॉक्टर से, जो भी डील कर रहा हूँ, आप अपने लैब्स कराएं, आप अपने आप को असेस कराएं, आपके जिगर के असेसमेंट के टेस्ट होते हैं, सिंपल अल्ट्रासाउंड से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा है शुगर का। ये अच्छा, अब आप ये हो गया, अब आप वेट लॉस की अब जैसे तरफ आ रहे हैं। अब हम आपके पास अब आए हैं। अब आपने आगे हमें ये क्या पता क्या तरीकेकार है, सबसे पहले तो वहाँ से शुरू करें। सबसे पहला तरीका जो वेट लॉस करने का है वो है आपको पहले इस चीज़ का एहसास करना हाँ। कि आपको वज़न अपना कम करना है और आप कितने सीरियस हैं, ठीक है ठीक है ना। ठीक है अगर आप वाकई सीरियस हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जाके न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन से असेसमेंट करवाएं, हाँ। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज करें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें असेसमेंट के बाद। एक तो हाल ये हो गया। ठीक है, पहला हमेशा ट्राई सेट अ टारगेट कि मुझे एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में आई गिव, मैं तो बहुत लिमिटेड देता हूँ, हर आदमी का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जस्ट टू इनकरेज देम मैं कहता हूँ यार आप ऐसा करें, 1 किलोग्राम पर मंथ रिड्यूस करें, ओके दैट्स ऑल। यहाँ से शुरुआत करें। इस तरह होना चाहिए। इससे शुरुआत I do लोग ये टारगेट बना लेते 10 दिन में 5 किलो। नो दैट्स अनरियलिस्टिक, बिकॉज वो 5 किलो वापस भी फौरन आ जाएगा। आप आज फाका कर लें, ड्रिप लगा लें और कुछ नहीं होगा, आपको खाने की ज़रूरत नहीं है 2 हफ्ते में। प्रॉब्लम्स हो जाती है ना जब आप बहुत ज़्यादा इस तरह का टारगेट सेट कर लेते हैं कि आप मैं सिर्फ ग्रीन टी पीऊंगी लेकिन या उसमें अब यहाँ पे मसला है, आप हेल्थ का टारगेट कर रहे हैं या फिजिकल Looks का अपीयरेंस कर का टारगेट। मोस्टली लोग तो अपना वजन जो उसके साथ अपीयरेंस का टारगेट कर रहे हैं ना, वो ज़ाहिर है दैट्स समथिंग दैट आई जनरली डोंट डील विद। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिनकी मुझे फिक्र है कि उनको नुकसान पहुँचे, हाँ। ठीक है। अच्छा, तो अब coming हमारे back पास to the कमिंग बैक टू द conversation. टॉप, Okay. अब ये तो हो गए साइड इफ़ेक्ट्स और ये इश्यूज जो कि वज़न की ज़ाती से हो रहे हैं। ठीक है हमारे पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। अगर उसको करने के बाद आपसे वज़न कम नहीं हो रहा तो और आपकी बाकी बीमारियां आपकी अब वी आर कमिंग टू सेकंड अब ऑप्शन। नाउ सेकंड ऑप्शन इज़, आप आजकल के ज़माने में आपके पास बहुत अच्छी दवाएं मौजूद हैं और निस्बतन बहुत सस्ती। मैं आपको बता सकता और हूँ दवाएं क्या करती हैं? वो दवाएं ये करती हैं कि आप जब उन इंजेक्शंस को लगाते हैं तो आसान उसमें वो आपकी भूख को कम कर देती हैं। ओके तो आपकी खाने की जो क्रेविंग्स क्रेविंग है ना, वो कम हो जाती है। दूसरा ये कि आपकी खाने को बर्न करती है, अच्छा वो भी डिपॉजिट, करती या है, बर्न भी और करेगी। बर्न भी करेगी, बेहतर करेगी और डिपॉजिशन को कम करेगी। ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ओके ये तो उसके असरात, उसकी रिजल्ट क्या होता है? उसकी रिजल्ट ये होती है आप अपना वजन कम कर लेते। सॉरी टू इंटरप्ट, इसके अंदर कोई लिमिटेशन है कि हाँ आप इस ब्रैकेट में आते हैं तो आप इस तरफ जाएं? फॉर एग्जांपल अगर actually- आपका 5 किलो ज़्यादा है, 10 किलो ज़्यादा आप इस तरफ जाते हैं और आपको भूख कम लग रही है और आप उसकी वजह से ये ना हो कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, ये शुगर तो लो हो जाए। 20 लोगों के लिए है ना। आई एम टॉकिंग, देखिए ये मैंने इसीलिए बड़ा क्लियर कर दिया। व्हाट इज द ब्रैकेट कि आपका वजन अगर आपके BMI से फॉर एग्जांपल अगर जहाँ पे आप फॉल करते हैं उससे 10 किलो ज़्यादा या 20 किलो ज़्यादा, देन यू शुड गो फॉर दिस ऑप्शन। द थिंग इज, जब आपको देखें, एक है आई वांट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मेरा वज़न बढ़ गया, मुझे कम करना है, मुझे इस चीज़ का एहसास है, सेहत भी है और मुझे देखने में भी अच्छा लगना है। ये तो एक आप सीधा डाइट, एक्सरसाइज, बहुत सिंपल प्लान्स हैं जो कर सकते हैं। एक्सट्रीम डाइट्स जो आप बहुत सारे लोग करते हैं, अभी आप डिस्कस कर रहे थे, जो भी एक्सट्रीम डाइट आप करेंगे उससे आपका वज़न कम होगा लेकिन वो वापस बढ़ जाएगा। सेंसिबल कैलोरी रिडक्शन में हमने अभी डिस्कस किया, आप अपने गंदम और मीठा बंद कर दें। जिस चीज़ में गंदम है और जिस चीज़ में मीठा है उसको कम कर दें, बंद कर दें। डॉक्टर साहब उनका सवाल अच्छा। ये है कि एक Injection- आम इंसान को कैसे पता चले कि नाउ वो एलिजिबल है इंजेक्शंस का? ये वही BMI की बड़ा आसान है, आप अपनी हाइट डालें,
Okay. आजकल के कैलकुलेटर में आप अपनी हाइट डालेंगे, अपना वेट डालेंगे, अपनी एज डालेंगे, आपको BMI आ जाएगा। ठीक है। BMI नॉर्मली जो है ना, लेट्स से पाकिस्तान में जो उनका रिकमेंडेशन है इंटरनेशनल, वो ये है कि 27.5 से ऊपर है तो यू आर क्लास 1 ओबेसिटी आ जाता है। लेकिन ये सवाल ये नहीं है। अच्छा, इसका सवाल ये है कि कैसे पता चले एक आदमी को कि अच्छा आप जाए डॉक्टर साहब के पास। मैं यही तो और आपसे यही तो बता रहा हूँ कि अगर नहीं, जब अच्छा, आपने कैलकुलेट किया मैंने और कहा आपका जरा जल्दी बताएं, बता रहे हैं ना। आपका 27.5 से ऊपर है, ये बता ठीक है, चुके हैं, अब आपको डायबिटीज अच्छा, है, अच्छा, ठीक है, आपको ब्लड प्रेशर है, या आपके जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, आपको स्लीप में प्रॉब्लम हो रही है और आपका वजन भी ज़्यादा है, तो यू नीड टू गो एंड सी। ये इसमें भी जाना अब ये चाहिए तंग जब हो रहे आपका हैं ना हम वजन लोग अभी ज़्यादा उस है। चीज़ लेकिन से। अगर आपने चेक किया और आपका उसमें ये भी आ जाता है, अगर आप डालेंगे तो ये क्लास 1 है, क्लास 2 है, आपकी क्लास 1 ओबेसिटी में आ गए बाप, तो आपको जाके दिखाना चाहिए, ओके। ठीक है। विच मीन्स के वज़न की ज़ाती मेरे हिसाब से 20 किलो से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब आपकी अगर 20 किलो से ऊपर है तो यू मस्ट सी। अच्छा, अब अगर हम आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आए तो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं? अब मैं वही आ रहा था, इसमें आपके पास एक तो इंजेक्शंस हैं आजकल, ठीक है। जिसको जो जो मशहूर भी हैं और लोग जानते भी ये हैं। लाइफ टाइम किस्मत के से लिए क्या मरते देख, दम तक लगाने? फिलहाल इसको लॉन्ग टर्म ही कहेंगे आप, हाँ। लेकिन अभी कुछ रिसेंट एक जो ट्रायल्स थे उसमें ये देखा गया कि जब 2 साल तक आपने लिया तो काफ़ी लोगों में उसका असर बंद करने के बाद भी रहा है। बट Okay. फिर अभी जब मैं शुरू करता हूँ या मैं कहूँगा आपसे, तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखें आपने इंजेक्शन लेते रहना है, ठीक है, और हमारा टारगेट है वेट का, इंजेक्शन से वेट जल्दी कम होता है, हाँ। ठीक है, और फिर जब आप लेते रहेंगे तो वो मेंटेन रहेगा। अब ये इसका नुकसान है इंजेक्शन का मेरे हिसाब से, कि आपको सारी उम्र एक दवा लेनी है। अब ये टैबलेट्स भी आने वाली हैं, आ गई हैं, यहाँ पे भी आ जाएंगी, तो दवाएं आपने सारी उम्र लेनी है, सही। ठीक है। लेकिन मैं लोगों से सवाल करता हूँ, डायबिटीज़ जब होती है तो क्या करते हैं, सारी जिंदगी की मेडिसिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ क्या करते हैं, तो आप इसको भी अपनी एक उस किस्म की बीमारी समझें। ये कोई ये नहीं है कि हमें शौक है कि आपका वजन। अच्छा, इसके पहला side साइड effect इफेक्ट तो ये हो गया कि ये कि हमेशा हमें लेना। सारी जिंदगी। दूसरे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ज़्यादातर नौजिया, वॉमिटिंग, कुछ लोगों को सर में पेट दर्द। का जैसे वो हुआ, ज़्यादातर अमराज तो ये हाजमे वाले ही होते हैं। इसमें बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हैं, अच्छा। जैसे इससे कैंसर हो जाता है, हाँ। जैसे इससे आंखें ख़राब हो जाती हैं, ये सब चीज़ें अनफाउंडेड हैं। इसकी तो ये कौन लोग फैलाते हैं ये वाली बातें? अंधे इंटरनेट हो पे गए। फैला हुआ है, इंटरनेट पे फैला हुआ है। हर जगह इंटरनेट आजकल आप खत्म किस हो चीज़ के बारे में कौन सी खबर नहीं फैली हुई है। अगर देखें सोशल मीडिया जो है ना, उसके अगर आप फ़वाइद और नुकसान लगाएंगे ना, तो उसके फ़वाइद हार्डली हैं, हाँ। नुकसान ही नुकसान है। इनके कोई एविडेंसेस अभी तक है नहीं। अच्छा, नहीं, बिल्कुल, है नहीं, absolute। मतलब नहीं। कि अंधे हो जाते हैं। नहीं, कोई इसकी कोई हैव बीन यूजिंग। देखें, ये एक आदमी है जिसने दवा ली, उसको हार्ट अटैक हो गया, और वो उसने कहा देखो मेरी दवा से हार्ट अटैक हुआ। पहले आपने देखना है कि उसके हार्ट अटैक के बाकी होने के क्या चांस थे, ठीक है। सो हार्ट अटैक तो वैसे ही हो जाता है, बहुत लोगों को होता है, या आई का इशू, और आप उसको दवा से उस वक्त मिलाएंगे कि जब आप ये रूल आउट कर लेंगे कि और चीज़ है या नहीं है, नंबर 1, और फिर एक केस हो तो उसको आप बेस नहीं बना सकते, या 2 केस। अच्छा, आपने तो साइड बताया इफेक्ट्स में मेरे ऐसी कोई सिर्फ अभी मेजर तक साइड इफेक्ट नहीं है। अभी तक आपने सिर्फ एक साइड इफेक्ट मेरे बताया हिसाब से कि मेजर साइड इफेक्ट कोई ऐसा जिंदगी नहीं। भर शायद। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो है, अब इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होंगे 20 साल बाद, 15 साल बाद हमें कुछ नई चीज़ पता चलेगी, आई डोंट नो, बट फॉर नाउ ऐसा नहीं लगता। लेकिन न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मल्टीपल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज का रिस्क होता है, क्योंकि जब आपका डोज बढ़ेगा तो आपका ओरल इंटेक ज़ाहिर है रिड्यूस हो रहा है, पूरा पूरा दिन भी गुजर जाएगा, आपको भूख का एहसास नहीं है। सो वी मेक श्योर कि आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा हो। Okay. यू आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग योर मसल। क्योंकि जब आपको सो इफ यू आर फॉलोइंग अप, ओके, इस इंजेक्शन, इस अब नाव में आ रहा हूँ इस पे पॉइंट पे, अगर आप ये इंजेक्शन खुद से लगा रही हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, दवाई जाके खरीदी, मिल रही है, आप जाएं, वो फार्मासिस्ट दे देगा। आपने शुरू कर दिया, अब आपको किसी को बताना नहीं, अच्छा अब तो ये भी हुआ है ना, अच्छा लगने के लिए लगा लिया, बताना नहीं, वो सही चीज़ नहीं है। दवा है, ये ऐसी दवा नहीं है जिसको आप खुद से इस्तेमाल करें। जो भी डॉक्टर आपको इलाज कर रहे हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं या अब सर्जिकल प्रैक्टिस में जो भी कर रहे हैं वज़न की कमी का, तो या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो आप उनके पास रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे ताकि आपकी कोई डेफिशिएंसीज ना हो, आपकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो।
तो ये तो इसके ना एस्थेटिक के जो डॉक्टर्स हैं वो भी लगा देते हैं, वो हाँ, एक्चुअल में ये सही होते कह रहे हो। डेंटिस्ट हैं। हाँ। वो फिर इस फील्ड में आ जाते हैं और वो ये इंजेक्शंस लगवा रहे हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको पता ही नहीं आपको डायबिटीज़ है, मैडम तो ऊपर से आपने ये इंजेक्शन लगवा लिया है और आपकी भूख और कम हो गई है और आपको ये डायबिटीज़। तो आप उनकी बात कर रही हैं जो एस्थेटिक्स हैं, यहाँ पे कितने अताई हैं या जिसको आप वैक्स कहते हैं, वो भी करेंगे। तो अब सवाल ये कि आप आवाम जो है वो थोड़ा सा इस बारे में अवेयरनेस रखे कि हम किससे इलाज करा रहे अच्छा, हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम होती है कोई डायरेक्ट इस इसकी वजह से नॉट इन दैट आई एम इंजेक्शंस की वजह से कोई नॉट हार्मोनल, दैट आई एम कोई गायनी, कोई हार्मोनल? In fact, नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ Okay. many women who are infertile ओके। have lost weight with these injections. and इनफर्टिलिटी have है। conceived. ये तो देखें, वजन जब आपका कम हो, वजन तो बहुत मुश्किल बीमारी है ना। आपने ये तो अभी हमने वो बातें की जो सोशल नहीं है। एक सोशल टैबू देखे ना किसी आदमी का जिसका वजन ज़्यादा होता है, उसमें उसका एक सोशल है, बहुत ज़्यादा वजन है, आप जहाज़ पे जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, आम कुर्सी अच्छा, पे नहीं बैठ पा अगला रहे हैं। सवाल। अब इसके बाद अगर ये नहीं है ऑप्शन, ठीक है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कल ही एक हम ब्रेक पे जाना है इसलिए मैं कह रही हूँ बस ये इससे क्या हम ये इंजेक्शंस यूज करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं या यस कर सकते हैं? बिल्कुल करनी हमारे अंदर चाहिए, इतनी हिम्मत होगी, करनी चाहिए, जरूरी है। सिर्फ वेट कम करने के लिए नहीं होती, करनी चाहिए। लाइफस्टाइल के लिए होती आपको है। अपना मसल बनाना है ना। आपको अपनी डाइट भी करनी है, आपको- आपको अपनी डाइट पर भी ख्याल रखना है, आपने अपनी एक्सरसाइज का भी ख्याल करना है और आपका वजन कम उस होना पर है। डिपेंडेंसी भी तभी तो हेल्थ के साथ होगी, वरना फिर आपके पास अनहेल्थी इश्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो अभी पिछले सेगमेंट में हमने मोटापे के साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए और उसके बाद कॉलम बना के हमने जो इंजेक्शंस आए हैं उसके हमने साइड इफ़ेक्ट्स बताए। अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन हमने रखा डाइट एक्सरसाइज, दूसरा ऑप्शन हमने रखा इंजेक्शंस जिसके साथ डाइट भी करनी है और एक्सरसाइज भी करनी है। अब तीसरा ऑप्शन ये वेट अगर- लॉस करने का बलून जो आप ब्रेक के अब अंदर अब जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, इसके बाद अब आपकी जिसको आप कहते हैं कि सर्जिकल और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, ये दो ऑप्शंस होते हैं। क्या होता है About एक एंडोस्कोपी क्या एंडोस्कोपी तो कैमरे के जरिए मुआयना करना ना, ठीक है। उस मुआयने के जरिए हमारे पास हम एक बलून स्टमक में डाल सकते हैं, लेकिन बलून के फ़ायदा ये है कि अबाउट 10% वजन कम हो कैसा सकता है। बलून, ये जो ये गुब्बारे नहीं, होते नहीं, हैं बलून उस- सिलिकॉन वो का उसको बना हुआ क्या है। कहते हैं? हमें तो वही समझ आ रहा हाँ है। नहीं, समझने बात वही है। अच्छा। वो इंट्रागैस्ट्रिक बलून होता है, जैसे जो मैदे में जाके उसको हम फुला देते हैं, उसमें एक कलर्ड या डाई से भरा हुआ पानी डाल देते हैं, अच्छा, और वो फिर होता ये क्योंकि आपके मैदे में वो रहता है तो वो आपकी भूख को ख़त्म कर देता है। आपको वैसे ही पेट भरा तो भरा आपकी लगता जो है। मेन प्रॉब्लम होती है ना, अर्ज, खाने की अर्ज, क्रेविंग, वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा। मसला बलून के साथ ये है कि एक तो ये कि जब वो डलता है कुछ लोगों में तकलीफ़ होती है, शुरू में वॉमिट भी हो सकती है, अच्छा। दर्द भी हो सकता है, वो यूजली 2-3 दिन में सेट। लेकिन उसका भी मसला ये है कि जिस दिन बलून वो निकाला जाएगा, उसके बाद आपकी भूख वापस वैसी हो जाएगी, आपका वज़न कम बढ़ जाता है। तो है ऑप्शन मौजूद 10% वेट रिडक्शन का। हम उसको ब्रिजिंग के लिए यूज़ करते थे कि किसी की सर्जरी होनी है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, हम करके उसका कोई 10% वज़न कम कितने दिन में? करके फिर उसके बाद सर्जरी, कितने दिन यूजली अबाउट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में। ओके। अच्छा, ये खाने की क्रेविंग और ज़रूरत एक होती है कि आपको वाकई में नीड है, उसका कैसे डिफरेंस अच्छा सुनो, सॉरी मैं Calorie कट intake कर रही होगी, हूँ। अच्छा। मेरे पास एक सेगमेंट में प्रोसीजर्स पूछ कर, क्योंकि अगर हम इस बात को एलैबोरेट करेंगे तो ये लंबी जाएगी। बाद में पूछ लूँगी। मैं आपसे ये करूँ कि तो उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन एक है हो गई एंडोस्कोपिक। बलून होता है, उससे उसमें ये नुकसानात हैं और उसके बहुत लिमिटेड फ़ायदे हैं। आई पर्सनली डोंट थिंक कि वो आम तौर पे कोई अच्छा ऑप्शन है वज़न की कमी। अच्छा, उसके तरीक़ेकार सिर्फ यही है कि एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी। अभी एक नया आ गया सिस्टम, वो आप खुद भी डाल सकते हैं और वो डालने के बाद फ्लूइड फिल कर सकते हैं, एयर का भी होता है। खुद कैसे वो कर सकते हैं? मतलब डॉक्टर करते हैं, लाइक मतलब इन द सेंस एंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं I थी, guess. विदाउट एंडोस्कोपी। ओके। लेकिन अगेन आई डोंट थिंक कि ये अब जो बेहतर तरीके हैं उन लोगों के लिए जिनको इंजेक्शंस की ज़रूरत है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, या ऑलमोस्ट इक्वल बेनिफिट है। वो है जिसमें हम एंडोस्कोप के ज़रिए हम आपके मैदे को स्टिच कर देते हैं, सी देते हैं अंदर से, ओके। और उसको सी करके उसका जो एक बड़ा पोर्शन होता है उसको
बंद कर देते हैं। लॉक लगा देते तो हैं। नहीं, अब वो एक बड़ा सा समझे इस तरह सैक है, उसको आपने ट्यूब में कन्वर्ट कर ठीक दिया। है। तो जब वो ट्यूब में कन्वर्ट होता है जिसको और उसमें गैस्ट्रोबाइंडिंग कहते हैं। इसको नो 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 दिस Gastric sleeve? इज एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी। ओके तो उसके अंदर ये होता है कि आपका कोई कट वट नहीं होता, ओके या तकलीफ तो भी ये कोई ऐसी कट नहीं होता तो ये स्टिच कैसे अंदर से करते हैं? अंदर डिवाइस होती है, एंडोस्कोप के जरिए जाके सारी या दिस कोई इज वेरी रोबोटिक डिवाइस है क्या? नॉट रोबोटिक बट इट्स वेरी एडवांस्ड। ओके। हमारे और इदारे ये में पाकिस्तान में हो रहा है? जी पाकिस्तान में हो रहा है। हमारे इदारा में जो है वो बगैर किसी कॉस्ट के होता है, वैसे एक्सपेंसिव है, बहुत मतलब कौन से एक्सपेंसिव। इदारे में? SIAG। SIAG। मैं भी आपसे एक क्विकली बताता रहता हूँ। स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी और सर्जिकल स्लीव तकरीबन बराबर है। सर्जिकल स्लीव में क्या होता है कि वो आप बाहर से लैप्रोस्कोपी की करके सर्जन्स आपके मैदे का एक हिस्सा काट देते हैं और उसको वही कॉन्सेप्ट ये है कि उसको छोटा कर देते हैं। तो आपकी सलाहियत यानी क्रेविंग के साथ खाने की जो अमाउंट है ना वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अच्छा, एक छोटी चीज़ बता दूं, लैप्रोस्कोपी बेसिकली 3 होल्स होते हैं Yeah. जिसके पूरा पेट नहीं काटना पूरा पड़ता। पेट नहीं काटा जाता। वो 3 होल्स होते हैं जिसकी मदद से कैमरा जाता होगा, जी। कोई और वो बाकी कैमरे से औजार जाके जाते और हैं। उसको कर देते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में ये हो रहा है। इसके अलावा एक जो बहुत ज़्यादा 20 लोग जिनका बहुत ज़्यादा वजन जी। होता है उनके लिए फिर ये होता है कि ये स्लीव के साथ साथ बाईपास भी कर देते हैं, यानी वो हिस्सा आंतों का जहाँ से हमारी चीज़ें जज्ब होती हैं खाना, उसको हम खाने को डायरेक्ट कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, उससे बाईपास कर देते हैं और उसके निचले हिस्से से जोड़ देते हैं मैदे को, ताकि खाना डायरेक्ट उस जगह से नहीं जाए जहाँ हमारी ज़्यादातर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। ओह, एक तो उसकी वजह से होता ये कि अब आप इसको तो क्या कहते लॉन्ग हैं? टर्म इसको बाईपास कहते हैं। बाईपास। तो उसके ज़रिए से ये होता है कि वेट आपका हमेशा कम रहेगा। इन दोनों के नुकसानात हैं, स्लीव के बहुत कम, लेकिन बाईपास में न्यूट्रिशनल और इलेक्ट्रोलाइट्स और ये सारी चीज़ों का इशू रहता है। तो क्योंकि आप कुछ जिस्म में ठहरेगा ही नहीं। नहीं खाया और नहीं, निकाला, नहीं, नहीं, ऐसा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस जहाँ जो कैपेसिटी है ना, आपने वो कम कर दी, अब आपका वज़न कम होके मेंटेन भी रहेगा। अच्छा। जो बाकी इश्यूज हैं वो इससे फिर आपका हेयर फॉल या आपको जो मिनरल्स और वो सब चाहिए आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा। दवाइयों के थ्रू? IV मल्टीविटामिन्स आपको फॉलो अप करना पड़ता है। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें आपको फिर ये नहीं है कि आपने कराया और आप चले गए। आपकी रेगुलर फॉलो अप्स हैं और आप मॉनिटर करते हैं, वेट लॉस को भी मॉनिटर करते हैं, आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी मॉनिटर करते हैं। और क्या है? लेकिन अब आप बैलेंस करें इनके साइड इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स वज़न की ज़ाती के, जी ठीक है। ये जब आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो मेरे हिसाब से वज़न की ज़ाती, ख़ास तौर पे मॉर्बिड ओबेसिटी, अच्छा, जिसमें क्या आप इन सारे प्रोसीजर्स के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। एक क्विकली मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा इदारा जो है SIAG, इंशाल्लाह इसमें हम जुलाई से एक ये कंप्लीट पैकेज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें इंजेक्शंस भी, असेसमेंट भी, गाइडेंस भी, इंजेक्शन थेरेपी, ये सब free है। एंडोस्कोपिक एंड सर्जिकल, ऑल ऑप्शंस कंप्लीटली फ्री। लेकिन For- कौन एलिजिबल है? वो हम Assess करेंगे आप उसको, उसकी ज़ाहिर असेसमेंट होगी। आप अपना वेट, अपनी हाइट वेबसाइट पे डालेंगे हमारी, जिसका भी इसकी एक कैंपेन होगी, पता चल जाएगा सबको इंशाल्लाह जुलाई में। तो हम उसको ये चाह रहे हैं मुझे कि बताइएगा, मैं announce वो लोग जो अच्छी बात। अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़रूरी या वाइट कॉलर्ड लोग जो आजकल के हालात में मुश्किल होती है उनको, उनके लिए ये हमने इस लिहाज से किया है कि उनको ये कॉस्ट का इशू ना हो और ये सारे ऑप्शंस एक ही जगह पे मिल जाएं। तो आप एक जगह जाएं, असेसमेंट हो, न्यूट्रिशन का भी हो जाए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी हो, आपकी क्लिनिकल असेसमेंट भी हो और आपको बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन बता दिया जाए, उसमें जो आप चूज़ करें वो आपको ट्रीटमेंट दिया जाए और वो बिल्कुल कॉस्ट मतलब कैशलेस। हमने अब आपको सब चीज़ें भी बता दी, लेकिन अब ये जो पिछले हफ्ते का वजन चढ़ाया हुआ है, तो सना प्लीज़ बताओ ये वाला पिछले हफ्ते वाला कैसे सबसे पहले तो उतारें? ऐसा कर दें कि अपने आप को इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दें, मिनिमम 12 घंटे की, यानी रात का खाना जल्दी खा लें और 12 घंटे बाद नाश्ता शुरू कर दें। मीठा बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ेगा, नेचुरल स्वीट्स की तरफ आ जाए, खजूरें, फ्रूट्स वगैरह ऐसी चीज़ें। नो नीड फॉर एनी क्रैश डाइटिंग, ठीक है, नॉर्मल घर का खाना खाएं, लेकिन सब्जियां, दालें, वाइट मीट
पे ज़्यादा फोकस रखें, ताकि अगर आपने पास्ट में ज़्यादा रेड मीट खा लिया तो थोड़ा सा वो बैलेंस हो जाए। बिल्कुल। एंड हर खाने के बाद 10 मिनट की एक brisk वॉक कर लिया। Okay. दैट्स मोर देन इनफ। हाँ। इट विल हेल्प टू रेगुलेट योर इंसुलिन। Okay. जब इंसुलिन सही रहेगी तो आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेट हो जाएगा। कच्ची सब्जियों पे भी जोर देना। सैलेड का पोर्शन कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें सब्जियों पे थोड़ी सी। ज़्यादा थोड़ा खाएं, थोड़ा और जो एक्सरसाइज खाना भी फिर बता आप दें कम खाएं। फहद, वो Exercise के पिछले लिए हफ्ते वाला जो गुनाह किया हमने इतना फ्रीजर भर के। सबसे पहली बात तो ये कि वेट लॉस को ना वेट मेंटेनेंस के माइंडसेट से देखें, डेस्टिनेशन माइंडसेट से ना देखें कि एक वक्त का काम नहीं है ये। दूसरी चीज़ ये है कि एकदम से हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या बहुत सारी एक्सरसाइज पे जाने की जरूरत नहीं है। सही है। ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि शुरुआत कैसे करें? हर खाने के बाद आप 10 मिनट की वॉक करें, ठीक सबसे है। बेहतर ये है। और आप आधे घंटे की वॉक अगर करते हैं तो आपके तकरीबन 3000 स्टेप्स हो जाते हैं। तो आप 3000 स्टेप्स से 6000 स्टेप्स का एक टारगेट लेके चलें, ठीक ये है। काफ़ी है। क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे आपका फ़ैट लॉस होगा, आपका ऑक्सीजन आपका फ़ैट लॉस करेगी, ठीक है। आपकी ऑक्सीजन बर्न होती है उसमें, क्योंकि दो थ्रेशोल्ड्स होते हैं। एक एरोबिक थ्रेशोल्ड होता है जहाँ पे आपकी बॉडी ऑक्सीजन यूज़ कर रही होती है, फैट बर्न कर रही होती है। ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज आप करेंगे तो कार्ब्स यूज़ होते हैं और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन बर्न नहीं हो रही होती, ऑक्सीजन के नॉट कीप अप। तो कोशिश करें कि लाइट इंटेंसिटी एक्टिविटी रखें, वॉक करें। और वॉक में भी कोई ज़रूरत नहीं है, वॉक ऐसी होनी चाहिए कि आप बात कर सकते हैं किसी से, यू आर नॉट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ बहुत। क्योंकि हमारा क्या होता है, फ़ौरन ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो आपको हिलाए जुलाए, आपको उछल कूद बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप क्रैश हो जाएंगे जल्दी। क्योंकि आपने यहाँ खाने में भी थोड़ी सी एहतियात की हुई होती है, तो कैलोरीज भी थोड़ी आप बर्न कर रहे होते हैं वहाँ से। तो ये एक सस्टेनेबल अप्रोच है। और शादी होने के बाद हम कहते हैं ना हैप्पीली एवर आफ्टर, एजुकेशन फिनिश होने के बाद हम कहते हैं कि एजुकेशन फिनिश हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारी एजुकेशन बंद हो गई है। इसलिए वेट लॉस करने के बाद ऐसा कभी नहीं होता। वेट मेंटेनेंस पे तवज्जो दें और फैट लॉस या वेट लॉस ऐसे करें कि आपके सस्टेनेबल मैनर में हो, क्योंकि जितना जल्दी आप वेट लॉस करेंगे ना उतना ज़्यादा जल्दी गेन बैक भी करेंगे। तो सस्टेनेबल अप्रोच ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है एक माइंडसेट है ना, स्किनी हो जाना, वो निकाल दें। हर बॉडी -0 माइनस क्या इसी तरह जी, जी, माइनस बॉडी कॉम्पोजिशन पे तवज्जो दें, Zero बॉडी size. कॉम्पोजिशन पे तवज्जो दें, वेट लॉस पे नहीं दें। क्योंकि बहुत दफ़ा जैसे मैंने कहा था ना कि वी आर नॉट ओवर फैट, वी आर अंडर मसल्ड। हम जब भी जाते हैं बहुत दफ़ा देखते हैं आप फैट परसेंटेज आपकी ज़्यादा हो गई है, मसल परसेंटेज भी देखें कि मसल कितना आप रिटेन कर रहे हैं। कोई जैसे अभी हम- मशीन्स होती है ऐसे जिससे पता हाँ चलता है? बिल्कुल, डेक्सा स्कैन होता है, कुछ इस तरह के स्कैन्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते बॉडी हैं। कॉम्पोजिशन आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन मशीन होती पूरा हैं। फैट परसेंटेज और मसल मास सब बता देते हैं। लेकिन अगर आप लाइफ को सिंपल रखें ना, जैसे इन्होंने कहा कि आप खाना सेंसिबल खाएं। simple मेरे हिसाब से हमारे यहाँ ना कच्ची सब्जी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जिसको सलाद जिसको कहते थे पहले, बहुत और खीरा, रेगुलर होता टमाटर, प्याज, पहले सस्ती बहुत सब्जियां रेगुलर हैं, होता था, हाँ। अब वो कम होते खीरा, होते गायब हो टमाटर, गया। प्याज। तो अगर आप वापस सैलड पे आएँ और रेगुलर सैलड खाएं, आई थिंक खाने से पहले सैलड खाएं, आगे थोड़ा ज़रा पेट भर जाए। उसके बाद फिर आप खाना खाएं। लेकिन सारा मसला जो है ना मॉडरेशन का। अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को एंजॉय करें, लेकिन इस एहसास के साथ कि हर चीज़ की एक हद है। हद है। उस हद से आप ज़्यादा करेंगे तो मुश्किल है। बेसिकली लाइफस्टाइल, यू हाँ, जस्ट हैव टू तुम अपने सवाल आप पूछ सकती हो, मेरा काम हो गया। नहीं, वो ऑलमोस्ट कवर हो ही गए। वो जैसे मैं कही थी कि एकदम से अब क्रैश डाइट अगर आप करो तो उसमें भी उस तरह नहीं जाना चाहिए, हर चीज़ को मॉडरेट ही रखना चाहिए। क्रैश डाइट करते हैं तो बाल मैं खराब, भूल गई हूँ कि वो skin उसमें मैंने खराब। सवाल क्या पूछा था। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें कट किया, लेकिन मैंने कहा चीजें सारी कवर कर लूँ ना, कोई रह ना जाए। कोई सवाल करना चाहो तुम हर दोनों चीज़ तो। मॉडरेट ही होनी चाहिए। जैसे अक्सर लोग जिम जाते हैं, जैसे हम भी जब जिम जाते हैं तो वहाँ पे पता नहीं जिम वाले इंप्रेस करना चाहते हैं हमें या क्या चाहते हैं, वो सारा ही वर्कआउट आपको लेकिन पहले दूसरे दिन जिम इज़ अ सिखा कमर्शियल देंगे। एक्टिविटी। वो एक मशीन्स लगा के बैठे हैं, पूरा जिम लगा के बैठे हैं, उनको मशीन्स यूज़ करानी है। आप अगर बार्बल्स फ्री वेट्स यूज़ कर रहे हैं और बॉडी वेट यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा फंक्शनल है। मतलब क्योंकि मैं body को- मशीन यूज नहीं करती, हाँ, वो अच्छी मैं चीज़ जिम है। करती हूँ तो मैं अच्छी ऐसे चीज़ है। जिम में जाती हूँ, डिफरेंट मशीन है ही नहीं। आई थिंक Okay. आप लोगों का तो Functionality पे वेट ध्यान का अलग है और कार्डियो अलग है, यानी फिटनेस अलग है। तो आप वो तो मैं weight चाहें तो आप training वो, करती हूँ। जैसे इन्होंने बड़ा सिंपल बताया, आपको किसी जिम की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल, आप वॉक करें। जिम की ज़रूरत है भी नहीं आपको। वो तब होता है ना जब, क्योंकि सबने अपना एक माइंड बना लिया हुआ है कि मुझे एक हफ्ते में अब पतला होना है। आज मैंने सोच लिया कि मुझे पतला होना है, अगले हफ्ते में ही होंगे। मैं आपको एक बताऊं, मिनट रुके, जिम की एक जरूरत और- क्यों नहीं है? खाली वॉक की जरूरत, तो कैसे वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग कैसे होगी? देखिए रेजिस्टेंस जब उम्र बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है ना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी को रेजिस्ट करना है। वो आप बॉडी वेट से भी कर सकते हैं, फ्री वेट से भी कर सकते हैं, बारबल, डंबल, केटलबेल किसी से भी कर सकते हैं। अपने घर में भी कर सकते हैं। घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल स्क्वाट्स कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, नहीं, पुलअप्स कहने कर का रहे हैं। मकसद खाली वॉक तो अब नहीं, बिल्कुल। सिर्फ वॉक नहीं रह गई है कि वॉक करें, आपको मसल बिल्ड करना है तो डिपेंड करता है आपको करना क्या है ना, मतलब मसल बिल्ड करना है कि आमतौर पे कि जैसे अच्छा लगता है आजकल के ज़माने में
क्या आप हर आदमी चाहता है कि नहीं, वो एक सर्टेन आदत- एज में तो देखिए, मसल की जरूरत है अगर आप ताकि एथलेटिक हड्डियों को बिल्ड थामे अगर आप रखे। एथलेटिक बिल्ड की बात करें, बहुत दफ़ा लोग मुझे कहते हैं कि यार मसल्स नहीं बनाने, एथलेटिक फिजिक बनानी है। जैसे रोनाल्डो की फिजिक है, अब रोनाल्डो की फिजिक में 7-8% बॉडी फैट है और मसल मैस अच्छा खासा है उसका देखा जाए तो, और 40 की एज में उसकी एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज देखें आप, तो उस एक्सरसाइज के लिए उस तरह की इंटेंसिटी, उस तरह का वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा वो भी सिर्फ फुटबॉल खेल के ऐसा नहीं हुआ है, मल्टीलेटरल कंडीशन में एक्सरसाइज करता है ना वो, जो आप कोहली को देख लें, किसी को भी देख लें। बात ये कि मेरे काम में तो रोनाल्डो का कोई वो है नहीं ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये तो उस मुझे स्टेज पे अपने आते हैं हाथ जहाँ पे- की स्किल्स को और इसको इस्तेमाल करना है ना, तो मुझे फिजिकल फिटनेस उस लेवल की नहीं चाहिए जो उनको चाहिए। बिल्कुल। उनको फिजिकल फिटनेस इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स की चाहिए। ये बहुत आपने अच्छी बात की, जिसको जिस तरह की बॉडी की मुझे जरूरत फिट होना है। चाहिए फॉर माय वर्क। आई वर्क 12 आवर्स अ डे लेकिन मैं बात कर रहा था एंड इफ आई एम एबल टू डू दैट आई एम गुड। अगर बंदा बोलता है मुझे एथलेटिक फिजिक चाहिए, तो फिर अपने गोल्स बेहतर करो, ताकि जब रिवर्स इंजीनियर करो ना एक्शंस को, तो वो एक्शंस कंपाइल करें उस चीज़ पे। अगर आपको एथलेटिक फिजिक चाहिए और आप कहते हो नहीं मैं वेट्स नहीं उठाऊंगा, तो भाई आपके मसल्स भी नहीं अच्छा, बनेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मियाँ बीवी एक साथ कर रहे हैं जी एक्सरसाइज, जो उनका फिटनेस ट्रेनर है वो दोनों को एक ही तरह की एक्सरसाइज करा रहा है। बीवी के भी डोले मियाँ जितने हो गए, ये भी खवातीन हाँ, बड़ी ये भी परेशान मिथ है ना, बहुत सारी ये myth है, खातन हाँ, ये myth है। समझती हैं कि अगर हम हैवी वेट्स उठाएंगे गलत है। तो हम बल्क अप हो जाएंगे, Yes. जो कि नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन पाया नहीं जाता जो उनको बल्क अप करेगा। लेकिन होती है लड़कियों हद के तक भी होता है। मसल्स वो तो उनको बनते हैं। देखिए वो डिपेंड करता है, जो फीमेल, हाँ जो फीमेल बॉडी बिल्डर्स होती हैं वो बिल्कुल 100% एक्सटर्नल हेल्प है, वो एंड्रोजन है। This and when you see physique that is very आप उनकी आवाज़ unnatural, there is आवाज़ उनकी something मैनली हो unnatural. जाती है, आवाज़ मैनली हो जाती है, बहुत बॉडी Physical fitness कि हम इतना ज़्यादा मास pure जो भी पता स्टेज चलती है। एस्थेटिक्स है ना, इस स्टेज पे आपको जो भी नजर आएंगे फीमेल्स या मेल्स, वो सारे एनहांस्ड होते हैं। और मसला ये है कि हमारे रोल मॉडल्स डिफरेंट हो गए ना जी। अब रोल मॉडल्स जो है ना उसमें वो आई एम सॉरी बट कमीज़ का कम से कम इस्तेमाल हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके इतने बड़े बड़े मसल्स हों। तो प्रोफेशन पे डिपेंड करता है। आप नहीं चाहते कि आपका जो तबीब हो वो तो नहीं चाहेंगे ना, आप देखेंगे कि जी उसके ज़रा देखें कितने है कितने, लेकिन जो We don't mind. नहीं नो हमारे डॉक्टर के मसल्स बने होंगे, कोई प्रॉब्लम I नहीं। know you don't mind, but that's not अरे what बनना that's प्यारा not what you दिखना look. That's not what you're looking for. You're looking for the talent or in muscles- his field. Whereas when you're looking at films, dramas, or whatever, I mean, and shock. लेकिन मसल्स बिग वहाँ होने पे की जरूरत नहीं different हो है, जाता मसल्स फंक्शनल और स्ट्रांग होने की जरूरत है, बिल्कुल वो सही है। स्ट्रेंथ तभी। क्योंकि सार्कोपीनिया भी एक चीज़ होती है, वक्त के साथ साथ मसल गिरता है, तो उसको भी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। Thank तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात होने जा रही है हमारे ऐसे मेहमान से जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, इनोवेशन और एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और ग्लोबली बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी के अवार्ड्स से नवाजे जा चुके हैं। चाहे बात हो पाकिस्तान में ई बाइक्स की, टेक्नोलॉजी की, या फिर बच्चों तक स्टीम एजुकेशन पहुंचाने की, इनका विजन हमेशा मुस्तकबिल को बेहतर बना रहा है। सो हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब अहमद साहब, हेड ऑफ बिजनेस डिपार्टमेंट, लर्न ओबॉट्स। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। तो आपकी कंपनी का नाम है लर्न ओबॉट्स। जी जी, लर्न अबाउट्स। ARY बी ग्लोबल के साथ जो एजुकेशन नेवर स्टॉप्स का मिशन लेकर आए हैं, उनके साथ आपका जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये दिस इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ हार्ट्स, क्योंकि जैसे ARY बी ग्लोबल का मिशन है कि एजुकेशन नेवर स्टॉप्स, तो सिमिलरली यही विजन हमारा है। और इसमें मकसद ये है कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, ख्वाह वो बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, मयारी तालीम उन तमाम बच्चों का हक है और उन तक पहुंचाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ना सिर्फ ये है कि बच्चों तक वो मयारी तालीम पहुंच रही है, बल्कि उसके साथ जो ARY बी ग्लोबल और ARY सहूलत बाज़ार का जो सेव गोल्ड 80 का जो एक 80%, हाँ। 80%, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिस पर यह है कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। हाँ। इसमें वो सेविंग्स की बहुत अच्छी एक सहूलत मौजूद है। हाँ, अच्छा, आप लोग एक प्रोग्राम लेकर आए फ्यूचरप्रेन्योर्स के नाम से, तो उसके बारे में बताएं कि वो क्या प्रोग्राम है बेसिकली।
दरअसल अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ये मसला रहा है कि हमारे बच्चे ये तो सीख रहे हैं कि एग्ज़ाम पास कैसे करने हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनके अंदर नहीं आती, वो उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती। तो इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि उन बच्चों को वो तमाम जदीद जो स्किल्स हैं उनसे आरास्ता किया जाए, ताकि वो आगे जाकर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें। उनके जो नॉर्मली जो उन्हें प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, दे शुड बी एबल टू सॉल्व देम, चाहे वो कोई घर के छोटे मोटे मसाइल हों, जैसे कि गर्मी में अम्मी किचन में काम कर रही हैं तो देयर नीड्स टू बी समथिंग फॉर दैट, या फिर कोई बड़े लेवल पर मुल्की मसाइल हों तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ वो जा सकें। तो इसका मकसद दरअसल ये है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो एजुकेशन निज़ाम है पाकिस्तान का, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? ऑनेस्टली पाकिस्तान में मसला रिसोर्सेज का नहीं है, डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा मसला है। हमारे यहाँ बच्चों को, जैसे मैंने बताया, कि वो एग्ज़ाम पास करना सीख रहे हैं, लेकिन उन्हें असल में ये नहीं बताया जाता कि तालीम का मकसद क्या है। अगर आजकल हम देखते हैं कि बच्चे मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें भी वो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका जो उस ऐप्स की फंक्शनैलिटी क्या है, किस तरीके से वो बनी है, कैसे हम अपनी कोई ऐसी चीज़ खुद बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर उसको देखा जाए तो वी आर प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन फॉर येस्टरडेज वर्ल्ड, नॉट द टुमारोज वर्ल्ड, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस हवाले से हम गवर्नमेंट्स के साथ भी बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। और अब ये है कि जैसे वक्त गुजर रहा है, हम देख रहे हैं कि एआई का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है, तो अब गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ आ चुकी है। तो आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो कैसे बच्चों को ज़्यादा सहूलत पहुंचाएंगे? इन प्रोग्राम्स के थ्रू बच्चों को 3 मेजर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। एक तो है जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, डिजिटल लिटरेसी है, एआई है, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस टेक, 30 से ज़ायद एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। उसके साथ डिज़ाइन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है कि किस तरह उनके जो जहन में एक आइडिया आता है उसको रियलिटी में कैसे लेकर जाया जाए, और फिर फर्दर उसको आगे मोनेटाइज कैसे किया जाए, मे बी कोई अपना स्टार्टअप करके या फ्रीलांसिंग के थ्रू। और फिर तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में बात नहीं की जाती, रेजिलियंस। ये सिखाया जाता है कि फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है, दैट इज़ नॉट द एंड। सो दे शुड ट्राई, फेल, ट्राई अगेन, लर्न मोर। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अवाम ऑनलाइन एजुकेशन को आसानी से क्या अपना सकती है? क्योंकि अब बहुत ऑनलाइन एजुकेशन का बड़ा एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, तो क्या हमारी अवाम, क्या वो एलिजिबल है, इतनी आराम से अपना सकती है वो उसको? जी बिल्कुल, इसकी बहुत बड़ी मिसाल हम कोविड में देख चुके हैं कि किस तरह से चीज़ें ऑनलाइन लर्निंग की तरफ चली गई। मसला इंटरनेट की एक्सेस का या उन इक्विपमेंट्स का नहीं है, मसला है कि जो ऑनलाइन लर्निंग उन्हें दी जा रही है उसकी क्वालिटी क्या है, ट्रस्ट, ताकि पेरेंट्स को ये पता हो कि बच्चा सिर्फ स्क्रीन टाइम उसका नहीं बढ़ रहा, बल्कि एक इंटरेक्टिव लर्निंग चल रही है, और उसमें फ़न भी है, प्रोग्रेस भी शो हो रही है क्लियरली। और उस हवाले से आई एम प्राउड टू से कि हमने दुनिया का वाहिद प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है, मेड इन पाकिस्तान लर्नर्स टीम, जिसमें विद इन वन हमने 30 से ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी की डोमेन्स को एम्बेड किया है, और सिमुलेटर्स के थ्रू इंटरेक्टिव लर्निंग है। यानी कि अगर किसी के पास हार्डवेयर मौजूद नहीं है, वो अपना कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो सिमुलेटर्स के थ्रू ऑनलाइन कर लें, जैसे वो वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। सो अपने आप को एनरोल किस तरह कराएं स्टूडेंट्स, और कब से स्टार्ट हो रहा है ये प्रोग्राम? सो हमारा ये प्रोग्राम 8 जून से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें मल्टीपल कैंप्स हैं और उनके फिर मल्टीपल डेट्स हैं, डिफरेंट टाइम्स हैं, ताकि आसानी हो सके, जिसके लिए जो ज़्यादा सूट करता है वो उसमें एनरोल कर सकें। और इसके लिए वो बिल्कुल हमारी वेबसाइट learnobots.com विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे उन्हें रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ARYB ग्लोबल के सोशल मीडिया पेजेस पे, ARY सहूलत बाज़ार की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर उन्हें सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मज़ीद अगर उनके कोई सवालात हों, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमारी टीम हर टाइम अवेलेबल है। सही। अच्छा, आखिर में कोई आप पैगाम देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं? बिल्कुल। सो जो बच्चे इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं, या इवन जो यंगस्टर्स इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं कि
क्या करें, करियर चॉइस क्या होनी चाहिए, उनके लिए मेरा पैगाम ये होगा कि आप हारे नहीं हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अपना चैप्टर 1 किसी के चैप्टर 10 से कंपेयर ना करें, एक्सप्लोर करें, लर्न करें, फेल करें, रिपीट करें। जो पेरेंट्स हैं उनसे तो एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को उन चीज़ों के ऊपर, उन करियर चॉइस के ऊपर फोर्स ना करें जो आज से 20 साल पहले रेलेवेंट थी, बल्कि देखें, सुने कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उस चीज़ की तरफ उन्हें लेकर जाएं। और टीचर्स का तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि वो हमारे हीरोज़ हैं। आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर शोइंग अप एवरी सिंगल डे। एंड ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे दौर उन लोगों का है जो कि ये चीज़ें सीखते हैं, ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि उसके साथ वो कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करते हैं ताकि आगे जाके वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स, चेंज मेकर्स बन सकें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका You're शो पे आने का। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है शो देख के शायद थोड़ा सा वजन कम हो गया हो, मजाक कर रही हूँ, लेकिन अगर आप उसे इन सारी बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगियों पे तो शायद थोड़ा सा शेड कर जाए वेट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।